ना ही तो ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, ना ही कोई रजिस्टर्ड संगठन है, और ना ही कोई ये अनरजिस्टर्ड संगठन है। ना इसका कोई प्रधान है, ना इसका कोई इसमें सबके सब बराबर तरीके से चलने वाले लोग हैं। और ये एक मोर्चा है। मोर्चा यानी एक फ्रंट प्रदान कर रहा है एक ग्राउंड पे कि हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं, जिसको जो मुद्दा समझ में आता है वो आ जाए और फिर उसके बाद उसमें से सीख करके और फिर समाज में अपना काम चालू करे, अपना संगठन बनाए, अपने तरीके से काम करे, और हमारी जिस भी व्यक्ति की, जिस भी संगठन की जरूरत हो, हमारे में से सबको बुला ले। सबको बुलाना है, सबको बुला ले। 2 संगठन की जरूरत है 2 संगठन बुला ले, 10 की जरूरत है 10, 200 की जरूरत है 200, जितने भी हैं सबको बुलाना है तो सबको तैयार कर लो, सबको कन्विंस कर लो। थोड़ों से काम चल जाएगा तो थोड़ों को बुला लो। इसका जो मेन तरीका है काम करने का, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आपने कही है कि व्यवस्था परिवर्तन पर बात करने के लिए, वो व्यवस्था परिवर्तन का पॉइंट है कि पहले हम ये जो 3 दिन है ये ओरिएंटेशन पे हम लगा रहे हैं कि पहले हम एक दूसरे से मिल लें, फिर हम इस मौजूदा व्यवस्था को जान लें, और फिर भविष्य में यदि आपको लगता है कि जो हमने बात की है मौजूदा व्यवस्था के ऊपर, अगर आपको लगता है कि वैसी व्यवस्था आपके पास है और वैसी व्यवस्था ये व्यवस्था आपको बदलनी है, मतलब अगर आप वैसी ही व्यवस्था महसूस करते हैं और आपको वो व्यवस्था बदलनी है, तो फिर आगे चर्चा होगी। मतलब अगली चर्चा जब होगी जब पहले आप ये मान लेंगे, ये समझ लेंगे कि हाँ भाई, जिन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर हमारा भी ऐसा ही मत है और हम भी इन पर लड़ना चाहते हैं। सब पर लड़ना चाहें सब, थोड़े पे लड़ना चाहें थोड़े। फिर बात आती है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की, कि व्यक्तित्व निर्माण पे हम बात करेंगे। पहले हम जो मौजूदा व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को कई बार, अभी आप देखेंगे कि व्यवस्था में फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हो, हमारा एक साथी है जेएसएम का ही, वो साथी का भाई पुलिस में है और वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार। वो इतना ईमानदार है कि एक दिन उसकी गाड़ी के जो पायदान है, उस पायदान के नीचे 20-20 के, 10-10 के, 50 के, 100-100 के, 200-500 के नोट मिले सफाई करते हुए। तो उसके भाई ने पूछा ये नोट कहाँ से आए? कहता वो कल नाके पे ड्यूटी थी ना। तो फिर नाके पे ड्यूटी थी तो ये पैसे भला ये उनके हैं जो लेते हैं, तो फिर इनका क्या करना है? कहते इनको वापस वहीं रख दे, आज शाम को ड्यूटी पर जाऊंगा, वो लेना भूल गए होंगे, वो ले लेंगे अपना। तो तुम कह रहे मेरे को साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तो तुम्हारा हिस्सा वही रखते हैं, तो तुम मना नहीं करते, मना नहीं कर सकते, अपना हिस्सा लेने से मना नहीं कर सकते कि मेरे हिस्से की रिश्वत मत लो। मेरे हिस्से की भी रिश्वत ली गई है, लेकिन उस रिश्वत को बाकी की जिनकी ड्यूटी है उन्हीं में बटेगी, मैं नहीं लेके आऊंगा। यानी उसके हिस्से का पाप हो रहा है और उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो अब वो व्यक्ति क्योंकि किसी संस्कारी परिवार से है, अच्छी बातें समझता है, देश के प्रति जागरूक है, लेकिन उस व्यवस्था से पीछा छुड़ा नहीं पा रहा है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया का जो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम तब आएगा जब समाज में इस बात की जरूरत महसूस होने लगेगी कि समाज ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जहां व्यक्ति बेहतर होते हुए भी निम्न कार्य कर रहा है और उसे कई बार करना पड़ रहा है, कई बार करना पड़ रहा है। मैं सरकारी अध्यापक हुआ करता था पहले, और अध्यापकों को एक ड्यूटी दी गई है, सिस्टम ने दी है, वो है मिड डे मील की। पढ़ाना छोड़कर तुमको मिड डे मील बनाना है। मिड डे मील के लिए मेन्यू दिया है, मेन्यू दिया है कि तुमको इस दिन ये बनाना है, इस दिन ये बनाना है, और इसके लिए ये चीजें इस्तेमाल करनी है, इतने ग्राम प्रति बच्चा आपको बनाना होगा। ठीक है, अब जितने बच्चों का दाखला है उतने बच्चों का राशन आपको बनाना पड़ेगा और प्रति ग्राम के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब कमाल की बात यह है कि डिपार्टमेंट से जो आता है बच्चों के हिसाब से पूरा आता है, आपको जो हिसाब देना है वो पूरा देना है। आपको बनाना है 4.5 किलो, किसी बच्चे को पसंद आ गया,
उसने ज्यादा मांग लिया, तो अब आपको 4.5 किलो से ज्यादा बनाना पड़ेगा। 4.5 किलो से ज्यादा डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। आपको कम बना दिया तो कम भी अलाउड नहीं करता। ज्यादा अपनी जेब से बनाओगे वो भी गलत है, और कम रह जाए तो वो भी गलत है। किसी बच्चे को उतना ही देना है, वो नहीं, किसी को कम भूख है उसको भी उतना ही देना है, जिसको ज्यादा भूख है उसको भी उतना ही देना है। डिपार्टमेंट ये कहता है, जिसको कम भूख है वो उसका चाहे बचा रहे, जिसको ज्यादा भूख है उसको वो चाहे भूखा रहे। डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। विवेक से काम ले लेगा टीचर तो गड़बड़ हो जाएगी। टाइम पर राशन ऊपर से आएगा नहीं तो, लेकिन बोलेगा राशन बनाना है। हम कहेंगे राशन बनेगा कैसे? कहते ऊपर से पैसा 6 महीने तक नहीं आया है तो 6 महीने तक राशन बनेगा। कैसे बनेगा वो आप जानो, हम सैलरी से लगाएं? बोला ना। फिर कहां से लगाएं? बोला किसी से उधार ले लो। उधार लेके राशन बना रहे हैं तो सिस्टम पूछता है तुमने बिना पैसे, ऊपर से पैसा नहीं आया था तो तुमने लगाया कहां से? ठीक है, अगर ऊपर से आया नहीं था तो तुमने लगाया कैसे? और आया हुआ लगाओ तो वो कम पड़ता है। ज्यादा लगाने के लिए हिसाब पूरा रखो तो गड़बड़ होती है, हिसाब पूरा बना दो तो वो राशन जो बच जाता है, अब राशन बच गया फॉर एग्जाम्पल कि जितने बच्चे आए हैं उतना ही राशन बना दिया, हाजिरी ज्यादा चढ़ा दी, तो अब राशन लगना कम है असलियत में, कागज में ज्यादा लग गया तो महीने के आखिरी दिन राशन बच गया। अगला राशन आया तो पता चला उसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं, वो सारा गेहूं भी खराब है। अब जब खराब गेहूं आया तो क्या उसको आप बच्चों को खिला सकते हो? बच्चों ने खाने से मना कर दिया। अब वो गेहूं स्कूल में पड़ा है, बाकी के गेहूं को खराब करने चला है। बाकी का गेहूं खराब होगा तो अब उस गेहूं का आप क्या करोगे? बांटोगे तो कहेंगे कि तुम खराब गेहूं बांट रहे हो, नहीं बांटोगे तो वो वहां पड़े गेहूं को खराब कर रहा है। किसी ने प्लान कर लिया कि चलो ये 2 बोरी उठा करके इसका सिलेंडर ले आते हैं, बच्चों के ही काम आ जाएगा, स्कूल में ही काम आ जाएगा, तो बोलेंगे तुम राशन बेचते हो। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट पूरा करोगे तो आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करोगे तो आप बेईमान हो। सिस्टम से चलोगे तो आप कभी बच्चों को राशन खिला नहीं पाओगे, राशन खिलाओगे तो आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। यानी तंत्र आपको चारों तरफ से घेर करके कहीं ना कहीं यह एहसास कराएगा कि तुम गलत कर रहे हो। जब आदमी गलत कर रहे वाली फीलिंग में आता है तो फिर आदमी सही की तरफ सोच नहीं पाता है, फिर तो गलत किए हुए से बचने के लिए ही दौड़ चालू हो जाती है। इसलिए वो आदमी को, हर आदमी को बेईमान बनाने के लिए काम कर रहा है तंत्र। तो उस आदमी को ये बताना कि ये तंत्र कर रहा है, आप बेईमान नहीं हो, पैदाइशी बेईमान नहीं हो, आप बेईमान होने के लिए पैदा नहीं हुए हो। इसके लिए हम लोग जन जागरण का काम कर रहे हैं। इसमें जिस जिसको जो जो बातें समझ में आती जाएगी वो आदमी अपनी अपनी फील्ड चूज करके आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमने इस मोर्चे को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया है कि हम संगठित रहते हुए भी, बिना संगठन बनाए भी संगठित रह सकते हैं। आपने कल से देखा होगा कितना अनुशासन है इनके बीच में, इनको कोई पद नहीं मिला है, घर से पैसे फूंकते हैं, अपने आप से खुद चीज़ों को समझने के लिए आए हैं और अब जाकर अपने गांव को समझाएंगे। तो इसी उद्देश्य में हम लोग लगे हैं, और जो ये सवाल हैं ये इसी उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक कदम है कि ये इनके दिमाग, इनके जो सवाल हैं वो भी पूरे हो जाएं और हमारे को बातें भी समझ में आती जाएं और वो पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ते चले जाएं। नौकरी अर्थात गुलामी, तो सैनिक भी गुलाम हुए। बिल्कुल, सैनिक कौन जाता है वहां देश की सेवा करने के लिए? कौन जाता है बताओ? नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है। सेवा करने के लिए कोई फौज में नहीं जाता है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। आपको सेना के नाम पर झूठ बकाया जाता है कि वीर गति को प्राप्त हुए, उनको इतना सैनिक सम्मान मिला। फौज में जाना तब चालू हुए थे जब मरे हुए के घर वालों को पेट्रोल पंप मिलना चालू हुआ, ठीक है ना। और मतलब आर्मी में कौन जा रहा है आज के टाइम पे? आपने किसी नेता का बेटा आर्मी में सिपाही की भर्ती होते देखा है जो देश की सेवा करता है? किसी गुजराती का बेटा देखा है? कभी कोई गुजराती इधर से चला गया, कोई बीच गया हो, वहां पड़ा हो तो बेशक आ जाए, नहीं तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। कभी आपने किसी पीएचडी किए हुए को आर्मी की भर्ती में खड़ा हुआ देखा है? पीएचडी करके भी आर्मी की भर्ती में खड़ा हुआ है कोई आज तक?
कि मैं सेना की भर्ती में सिपाही के फौज पर भर्ती होना हूं, कि मुझे सेना में जाना है, अफसरी में नहीं मिली थी, चाहे मुझे भर्ती बेशक उधर जाना पड़े। है कोई ऐसा? नहीं मिलेगा आपको, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। जिसके बाप दादाओं के पास खूब जमीन हो या खूब पैसा हो, वो देखा है आपने सेना की भर्ती में सैनिक के पद पर जाते हुए, अफसरी पे जाते हुए देखे होंगे। सैनिक की पोजीशन पर कोई भी आदमी मरने के लिए कोई माँ बाप नहीं भेजता है, इस उम्मीद में भेजता है कि पहले बहुत सारे सैनिक अपनी रिटायरमेंट से पहले वापस आ गए जिंदा, तो शायद हमारे वाला भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहां तो वैसे ही खाम खाई वेला ही फिरता है, चलो फौज में चला जाए, देश सेवा के नाम पे थोड़ी इज्जत तो हो जाएगी। क्यों जी? और सेना के बारे में यहां इस प्लेटफॉर्म से बोलेंगे, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो सेना में गए हैं उनसे उनकी जबानी सुन लो। मेरे तो परिवार के लोग अफसर भी हैं, मेरे परिवार के लोग कर्नल भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, तो मुझे तो मालूम है उनसे जो बैठकर बात करते हैं कि क्या है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं जिस लेवल का करप्शन वहां अंदर में है, जिस लेवल का यहां तो कुछ भी नहीं है। जो मैंने अभी यहां डिपार्टमेंट्स की बात की, पुलिस महकमे में तो कुछ भी नहीं है, आप अंदाजा लगा लो। टॉप लेवल पे चाहे आपको राफेल खरीदना हो, चाहे आपको गोले बारूद खरीदना हो, चाहे गोला बारूद को बेकार दिखा करके उसका पैसा खा जाते हैं। वो दिखा देते हैं कि हमने युद्धाभ्यास किया था, अभ्यास में प्रैक्टिस में सेना की ट्रेनिंग में इतना गोला बारूद इस्तेमाल हो गया, कुछ इस्तेमाल नहीं होता, उसका सारा पैसा कमीशन के रूप में खाते हैं। एक भी चीज बिना कमीशन नहीं आती है, यहां तक कि सैनिकों का राशन भी बिना कमीशन के नहीं आता है। क्या बोलें अब उसको? भर्तियों के अंदर क्या धांधली होती है, अंदर कितना करप्शन है, बाहर दिखा दो तो मार जाएंगे। अलग से सेना ने अपनी पुलिस बना रखी है, अलग ने सेना से अपना सिस्टम बना रखा है, पूरा जुडिशरी सिस्टम अंदर बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्यों किसी पत्रकार को अंदर जाने नहीं देते, क्यों किसी को रिपोर्ट करने नहीं देते? देश की सुरक्षा उनके प्राथमिकता में है, मतलब ही नहीं है। सैनिक बाहर आकर के वहां के करप्शन के बारे में जानकारी देके दिखाए ना, पागल घोषित ना कर दे तो बताना। तो सेना में जो भर्ती होता है बंदा, वो तनख्वाह के लिए भर्ती हो रहा है, सीधी सीधी बात है, और कोई रोजगार नहीं मिल रहा था इसलिए भर्ती हो रहा है, और उसकी शादी हो जाती है इसी बहाने, और कुछ नहीं होता है। तो सैनिक को सत्य से परिचित करवाकर जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य क्या जल्दी पूरा हो सकता है? बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। जैसे जनता सरकार मोर्चा के ट्रेंड किए हुए आदमी को सैनिक नहीं बना सकते, तुम नौकर नहीं बना सकते, वैसे ही उनके ट्रेंड किए हुए आदमी को तुम जनता सरकार मोर्चा का सदस्य नहीं बना सकते। समझ गए ना? क्योंकि उनका व्यक्ति जो है वहां पर एक चीज सिखाई गई है। अब देखो दोनों में फर्क देखो। सैनिक को ट्रेनिंग में सिखाया गया है ऑर्डर इज ऑर्डर, जंप करने को बोला है तो सवाल नहीं पूछना क्यों, कर दो। जनता सरकार मोर्चा कह रहा है कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से कोई आदेश नहीं मिलेगा, अपनी अकल से करो। नहीं करना आ रहा है तो सीखो, जिसको करना आता है उसके पास जाकर सीखो। किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो सहायता लो, बट अगर तुम्हें कोई चीज समझ में आती है तो उसको लीड करो। यहां जनता सरकार मोर्चा सिखा रहा है लीड करो, वहां सिखा रहा है फॉलो करो। यहां हम कह रहे हैं हम उनको चाहिए भेड़, वहां अकल वाला आदमी नहीं चाहिए। बेटा मेरा एनडीए का एग्जाम देने गया, पेपर क्लियर कर दिया, वहां पे एसएसबी में गया, तो मैंने कहा एक काम करियो, अपना असली रूप मत दिखाइयो, वरना पहले झटके में ही निकाल देंगे। वही हुआ, पहले स्क्रीनिंग में उसने तो अपना पूरी इंटेलिजेंस दिखा दी, पूरा शानपत दिखा दिया कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, पहले झटके में स्क्रीन आउट कर दिया, पहले दिन ही वापस चल निकल, यहां तेरे जैसों की जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला यार बाबा मेरे तो कोई गलत भी नहीं था, फिर ऐसा मैं कहा उनका साइकोलॉजी, उनका चेक करने का तरीका अलग होता है भैया। फिर अगली बार गया एसएसबी में, मैंने कहा अब की बार एक काम करना, वहां पे बिल्कुल ऐसा हो जाना तुमको कुछ पता नहीं है, बुद्धू किस्म का हो जाना। पूरे 7 दिन लगा गया है एसएसबी में, पूरे 5 दिन मैंने क्लियर कर रखा है, नौकरी नहीं करने दूंगा, बाकी इंटरव्यू दे जितने मर्जी, ठीक है। तो एकदम स्पष्ट है, दिमाग वाला आदमी उनको नहीं चाहिए, बिना दिमाग वाला हमको नहीं चाहिए। है?
जो फॉलो करता है बिना मतलब का, वो हमको नहीं चाहिए। वो अपना, और बहुत संगठन है भाई जिनको फॉलो करने वाले लोग चाहिए, जो कह दिया वही मानने वाले लोग चाहिए भाई, जो टॉप लीडरशिप कह देती है वही चुपचाप मान लो, ऐसा कहने वाले बहुत लोग, बहुत संगठन है। उधर जाओ, इधर जरूरत नहीं है। इधर जरूरत है कि अगर आप लोग एक सिस्टम में हो, आप अगर कोई काम पे सहमत नहीं हो तो आपको असहमति दर्ज करनी आनी चाहिए, और अपनी फाइट को अपने दम पर लड़ने की हिम्मत हो। उस लेवल पर हम आप लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। हमारा मकसद आप लोगों को पीछे पीछे लगाना नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा क्या करें जिससे लोगों को, ये तो हो ही गया। मैं अपने गांव में शिष्य कुल कैसे खोलें और लोन वाले मुद्दे पर आवेदन कैसे लिखा जाए। जिनका वो लोन वाले मिच्छे साथी बैठे थे उनका भी हो जाएगा और शिष्य कुल पे भी बात हो जाती है। देखिए, शिष्य कुल में, शिष्य कुल का मतलब क्या है पहले इसको समझना है। पहले होते थे गुरुकुल। गुरुकुल इसलिए होते थे क्योंकि गुरु लगभग परफेक्ट लोग ही शिक्षा को अपनाते थे, जो आगे बच्चों को भी उतना ही सिखाना चाहते थे। इसीलिए गुरु के मुताबिक चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले का गुरु नौकरी करने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाता था। पहले का गुरु शिक्षा देता था, उसका मोल नहीं रखता था। समाज भी बदले में गुरु को मोल से ज्यादा इस बात का ध्यान रखता था कि गुरु को किसी चीज की कमी ना रह जाए, और सबसे बड़ी बात, उसको परमात्मा के बराबर का सम्मान देना चालू किया। ये पहले के समाज की एक खास व्यवस्था थी। वो व्यवस्था आज संभव नहीं है, क्योंकि इस कचरा व्यवस्था में, इस पॉलिटिकल व्यवस्था में, इस सामाजिक व्यवस्था में परफेक्ट गुरु मिलना लगभग असंभव है। अगर गुरु परफेक्ट नहीं है तो गुरु के हिसाब की व्यवस्था भी परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन बच्चा परफेक्ट है। परमात्मा ने बच्चा परफेक्ट बनाया है 100%। अभी तक उसको कोई करप्शन या कुछ भी चीज नहीं आई है। तो हम लोग एक ऐसी परंपरा में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े के हिसाब से व्यवस्था ना बने, बड़ा बच्चों से क्या करवाना चाहता है वो ना किया जाए, बल्कि परमात्मा ने बच्चे को जैसा पैदा किया है उसकी उस ओरिजिनलिटी को बचाए रखने के लिए बड़ों को क्या मेहनत करनी है यह तय किया जाए। तो बच्चों के हिसाब से व्यवस्था बने, बच्चों को नरिश करने के लिए, उनको एक बेहतर नागरिक और एक इंसान बनाने की दिशा में काम किया जाए। इसके लिए शिष्य कुल की स्थापना करना प्रस्तावित है। तो इसलिए वहां पर कुछ खास किस्म के लोगों और बच्चों को ही हम लोग लेने का प्लान कर रहे हैं। मतलब उसमें दो ही कैटेगरी है कि हम पहली बात तो सोच रहे हैं कि एक गांव से 2 बच्चे ही लिए जाएं, और दूसरी बात हम सोच रहे हैं कि गांव से भी वो 2 बच्चे लिए जाएं जिनसे सबसे ज्यादा परेशान हो पेरेंट्स। मतलब बच्चे अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमें क्या तैयार करना, वो तो पहले से ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हमको तो वो बच्चे दे दो जिनसे तुम परेशान हो। ठीक, फिर जो क्रांतिकारी दूसरे और साथी हैं पूरे देश में, ये हमने हरियाणा में सोचा है। फिर जो और क्रांतिकारी साथी अपने अपने गांव में अपने अपने समाज को जगाने में निकले हैं, कि तुम अगर समाज को जगाने निकलते हो तो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, चलो वो हमको दे दो। ये 1-2 कैटेगरी हमने बनाने की सोची है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि शिष्य कुल खुलने से पहले हमने जो प्लान किया है, अगर 7000 गांव हैं तो 7000 गांव से 14000 बच्चा हो गया, और अगर हमारे पास 5000 क्रांतिकारी हैं तो कम से कम 5000 बच्चे हो गए। तो यानी कि 15 से 20,000 के करीब बच्चा हमारे पास पहले से हो जाएगा। और अगर 10 से 15 बच्चों पे एक टीचर हमको रखना हो, एक फैसिलिटेटर रखना हो, तो हमें कितने टीचर्स फैसिलिटेटर्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर। इस कैलकुलेशन को करके हमने ये प्लान किया है कि जब तक वहां पर ट्रेंड इतने लोग हम तैयार पहले बाहर नहीं कर देते, तब तक हम शिष्य कुल का स्टार्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि दाखला ले लें और टीचर्स तैयार हैं नहीं,
माँ बाप हमारा सिर खाएंगे कि कब से शुरू कर रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो, हम तो पागल हो गए। तो हमें पागल नहीं होना है, हमको पहले टीचर्स तैयार करने हैं, उसके बाद हमें बच्चे लेने हैं। जितने टीचर्स तैयार होंगे उसके मुताबिक हम अपने बच्चे ले लेंगे। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा टीचर्स हो गए तो हम कितने ही बच्चे ले सकते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर जगह भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो पढ़ाने की, क्योंकि देखो पढ़ाना सबको मैंने नहीं है। तो मैं 100 बच्चों को अगर शिष्य कुल शुरू करता हूं, उनको भी मैंने नहीं पढ़ाना है ना। 500 से शुरू करो, उनको भी मैंने नहीं पढ़ाना। मुझे तो फैसिलिटेटर्स के साथ टच में रह करके उनको ट्रेंड करना है। तो मेरी तरफ से बच्चा कितना ही हो जाए। तो जब शिष्य कुल में जगह ना बचे तो आपको अब अगर अपने गांव में करना है तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए आपके गांव में बच्चे कितने हैं, फिर लोगों को मेंटली तैयार कीजिए, गांव से ही इस एजुकेशन वाली ट्रेनिंग दी हो वो तैयार कीजिए। क्योंकि शिष्य कुल का मकसद क्या है कि हमको बच्चों को ऐसी व्यवस्था देनी है जिसमें प्रत्येक बच्चा अपने नैसर्गिक गुणों के हिसाब से तैयार हो और बड़ा होकर वो समाज के लिए एक उपयोगी मतलब सिटीजन, एक उपयोगी नागरिक बने। अब इस दिशा में अगर आगे बढ़ना है और इस दिशा में यदि हमें काम करना है तो मेरा यह मानना है कि इसका तरीका सिर्फ एक ही बनता है कि जितने पेरेंट्स वहां पर दाखला दिलवाएंगे अपने बच्चों को, उन सबको भी एजुकेशन की ट्रेनिंग पूरी की होनी चाहिए। तभी मालूम होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अपने गांव में पहले इस मुहिम को चालू करके देखिए। यदि आपको सपोर्ट करने वाले 10-20 बच्चे आ जाते हैं और उनको वो एजुकेशन की ट्रेनिंग चालू करते हैं तो पूरे गांव में मुहिम शुरू की जा सकती है। टीचर्स ट्रेनिंग का जिम्मेदारी, उसका जिम्मा मेरा है, लेकिन अपने गांव पे काम करने का जिम्मा आपका है। पहले टीचर्स तैयार करेंगे, इसके अलावा पहले जो भी आदमी गुरुकुल या शिष्यकुल शुरू करेगा वो फेल होना तय है। मां बाप को बिना ट्रेंड किए आप बच्चे को अपने पास लेकर के आएंगे, मां बाप के सामने टीवी है, मोबाइल है, नई नई उद्योग हैं, नए नए चीजें हैं, पैसा है, सरकार है, माइंड प्रोग्रामिंग है, वो आपको नहीं चलने देगा, फिर बिठा देगा। इसलिए पहले ये करना जरूरी है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक कोई मतलब अगला स्टेप नहीं बढ़ेंगे हम। और ये हम अगले साल तक प्लान कर रहे हैं कि अगले साल तक अपनी पूरी टीम को ट्रेंड कर देंगे। दूसरे नंबर पर जो टॉपिक है लोन वाला मसला है। जो लोग नए आए हैं, जो कल नहीं थे, वो लोग लोन का आवेदन लगाने के लिए अपना नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके ये बताना है कि हम ट्रेनिंग में मौजूद हैं। तो उसमें फिर आपको कौन सी चीजों का नॉलेज चाहिए वो आपको बता देंगे। नंबर है 769662 और 7656। इसमें आपका आवेदन बनकर आ जाएगा। आवेदन किसको देना है, कैसे देना है, वो सारी जानकारी आ जाएगी। उस जानकारी के लिए कौन सी वीडियो देखनी है, वो नंबर है 7696 और 62 और फिर 7656, 76 96 62 76 56। ठीक है। एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग ऑनलाइन 13 वीडियो देख लिया है, नोट्स नहीं बनाया है, लेकिन एक सप्ताह तक बना लूंगा। मैनुअल ट्रेनिंग कब स्टार्ट करेंगे यह भी इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेशन की 13 ट्रेनिंग देख चुके हैं उनको नोट्स कैसे बनाने हैं। जो अपने वीडियोज हैं चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब के ऊपर, उन वीडियोस के नीचे जब उनका नाम जहां लिखा होता है टाइटल, उसके वहां मोर लिखा होता है कि आगे देखो। डिस्क्रिप्शन के लिए जब आप बटन दबाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी जब एक बार मोर पे फिर दबाएंगे तो वहां पर एजुकेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए क्लिक करो। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हमको एजुकेशन की ट्रेनिंग पूरी कैसे करनी है। तो बस वहां से उस वीडियो से उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और करनी कैसे है वो जानकारी आ जाएगी। वो आपको मुझे ईमेल पर भेजनी है कंप्लीट करके। जब आप मुझे ईमेल पर भेजेंगे तो उन्हीं लोगों को मैनुअल के लिए इनविटेशन या कॉल आ जाएगी, फिर हम उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर। एक समाज में वीगन है जो गाय का दूध नहीं पीता और तर्क देता है कि जैसे मां का दूध उसके बच्चों के लिए होता है वैसे ही गाय का दूध उसके बच्चे के लिए है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और ये लोग जो समाज में प्रचारित करते हैं कि उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है और जिस तरह से गाय दूध देना बंद कर दे उसको काट कर मांस बेचा जाता है, मतलब गाय का महत्व बताने की जगह गाय का गोबर मूत्र का उपयोग बताने की जगह गाय का दूध ना पीने का बोलता है और समस्या से भागते हैं। तो सारा बता ही दिया आपने, मेरे क्या बताना है।
लेकिन जो वीगन की जो समस्या है बेसिकली उसका मैक्सिमम जो शब्द है वो गाय पे ही रहता है, और ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, इसको बड़ा अच्छे से समझना है आपको। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। फिर तो ये जो जड़ी बूटियां हम लेकर के आए हैं, फिर तो ये जड़ी बूटियां भी नहीं उखाड़ के लानी चाहिए थी हम लोगों को, वैसे तो सही कायदे से देखा जाए तो। पर इधर शरीर में विकार आया है, तो प्रकृति में जो उस विकार का तोड़ है, इधर मां को दूध कम उतरता है, इधर बच्चे को दूध चाहिए, इधर बच्चे के लिए सॉलिड भोजन अभी नहीं दे सकते हैं, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास है प्रकृति में वो दिया। जैसे वैद्य जी ने अभी बताया था, फुलेश्वर जी ने, कि आप देखेंगे तो क्या होगा कि इस पौधे को जितना आप तोड़ोगे उतना बढ़ेगा वो, यानी कि कुदरत ये कह रही है कि जितना तुम्हें इस्तेमाल के लिए चाहिए उतना मैं तुम्हें दे दूंगी, उतना वो दे देगी। ऐसा ही होता है, अगर दूध को केवल बछड़ा पी रहा है तो उस तरीके से दूध आएगा, अगर उसका पालक भी पी रहा है तो उसके तरीके से दूध उतरेगा। ऐसा नहीं होता है कि केवल उतना ही होगा। ये प्रकृति के पास इतनी समझ है कि किसको क्या चाहिए। दूसरी बात, जबरदस्ती कोई कुछ नहीं होता है, ये प्रोसेस है बीज बचाने की, जो कि हर जानवर को, हर पशु पक्षी को, हर पेड़ पौधे को, हर एक कीड़े तक को मालूम है कि अगली जनरेशन कैसे बनानी है। उसके लिए जबरदस्ती नाम की कोई चीज होती नहीं है। आदमी जबरदस्ती ब्याह करता है, यहां है सारा का सारा, जितना अगर अननेचुरल देखा जाए तो गधे घोड़े कुत्ते सबका बीज आगे लेके जा रहा है आदमी, इतने इतने ठिकनों का भी। उस बीज का क्या करोगे भैया जो पहले से ही टूटा मरा पड़ा है? या तो बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उस बीज को आगे लेके जाने में बढ़िया हो, वरना जब आप गेहूं का बीज देखते हो तो क्या करते हो? किसी अनाज का बीज देखते हो, उसको छानते हो, झाड़ते हो, जो बढ़िया बीज रहता है उसी को तो आगे बोते हो, सारा बीज थोड़ी ना चलता है। ठीक है, अब इसमें बाद में देखूंगा, क्या पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, शाम को मंत्र बोलता है ये बच्चा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोलेंगे अभी बोलेंगे। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं आपको? कि बीज हम जब आगे लेके जाते हैं, फसल जो उगती है, तो बढ़िया बीज को आगे लेके जाते हैं, हर बीज को लेके जाते हैं, बढ़िया बीज को लेके जाते हैं ना। तो ये आदमी पे लागू भी होना चाहिए ना। जब आप बैल तैयार करते हो या सांड तैयार करते हो या जोटा तैयार करते हो, तो कमजोर सा भी तैयार कर लेते हो क्या? बढ़िया बीज तैयार करते हो ना। या आगे फसल का हो या जानवर का हो, हम वहां तो सब बढ़िया बीज देखते हैं। आदमी वाले केस में तो नहीं देख रहे हम लोग बढ़िया बीज है कि खराब बीज है। पहले वाले होते थे, पहले वाले जो माँ बाप थे वो क्या करते थे, जो अच्छा बीज रहता था उनकी शादियां करते थे, बाकी वो कहते थे एक दो नहीं भी ब्याह जाएगा तो क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली मालूम था कि इस बीज को आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस समाज में बहुत सारी गलती क्या हुई कि जो किसी वक्त में समलैंगिक हुआ करते थे या किसी ने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी, उसका भी ब्याह कर दिया, बताओ हैं? अब वो कैसा बीज लेके जाएगा आगे? तो बात ये है कि ये प्रोसेस बहुत नेचुरल प्रोसेस है। और ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा था गाय के केस में, इसको बड़ा समझने की जरूरत है गाय वाले मसले पे। जब छपेगा गाय का दूध या गाय का घी, तो जो सरकारी जैसे हमारे करनाल में एक सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त एक संस्थान चलता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, वहां पर जो गाय की फोटो छपती है वो सारी उसकी छपती है जिसको हम लोग HF बोलते हैं, हम तो सुअर बोलते हैं उसे, दोगली होती है गाय, वो गाय होती ही नहीं है, हैं? अच्छा, टीवी में भी जब गाय के घी की या दूध की जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उस गाय की आएगी जो काली और सफेद है, जिस पे दांत से लगे हुए हैं, यानी जो कि संकर गाय है। जो नरेंद्र मोदी ने गाय के साथ फोटो खिंचवाई थी वो भी वैसी ही फोटो खिंचवाई थी जो पुराने टाइम में। यानी वो कह रहे हैं कि गाय जो है, गाय का जो दूध है वो वाला है जो असल में HF है, जो हाइब्रिड है। और जिस टाइम पर अखबार में फोटो आएगी
कि गाय की डकार से अमोनिया निकलती है, गाय मारनी पड़ेगी, उस टाइम देसी गाय की फोटो आएगी। यह इतना बड़ा खेल है, जबकि गाय का रोल वही है जो रोल इन वनस्पतियों का है। हर जगह पर वहां की जनरेशन की जरूरत के हिसाब की गाय होती है। जहां दिमाग ज्यादा चाहिए वहां उसके दूध में उस तरह के तत्व होंगे, जहां बल ज्यादा चाहिए, फुर्ती ज्यादा चाहिए, वहां की गाय ही वैसी होगी, तो उसका बछड़ा और उसको पीने वाला, दूध पीने वाला बंदा। जैसे आप देखोगे खिलाड़ी सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? जहां हरियाणवी नस्ल की गाय होगी। हरियाणवी नस्ल की गाय हरियाणा के क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है। मजबूत तगड़े लोग जो बीमार ना पड़ते हों, जहां काकरेज होगी, जहां दिमाग वाला काम, जहां बिजनेस ज्यादा करते होंगे, जहां गिर होगी, ठीक है। इधर आ जाओ छत्तीसगढ़ झारखंड के एरिया में, इतनी इतनी सी गायें होती हैं तो इतने इतने से आदमी होते हैं। प्रकृति जितनी जरूरत है उनको, आपको यहां लड़ने की जरूरत पड़ेगी, लड़ने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। आपके यहां इतना गजब का काम है, जहां जिस तरह की विषमताएं आनी शुरू होंगी, जहां जिस तरह की दिक्कतें आनी शुरू होंगी, बीमारियां शुरू होंगी, वहां वैसा ही दूध में वैसे ही मतलब पोषक तत्व आने चालू हो जाएंगे, वैसा ही गाय के दूध में, वैसा ही आपके पेड़ों के अंदर वनस्पति वैसी उगनी चालू हो जाएगी। जिस मौसम में जिस तरह का रोग आएगा, उस मौसम में उसका इलाज अपने आप पैदा होना चालू हो जाएगा, अगर हम कुदरती रहेंगे तो। लेकिन अगर हमको सीमेंट के जंगल ही चाहिए, अगर हमने कच्चा छोड़ना ही नहीं है, अगर हमने अंडरग्राउंड पानी को रिचार्ज ही नहीं होने देना है, अगर हमने अपनी पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रकृति से हटा करके और आज के इस तामझाम पे लगाना है, फिर तो जो मर्जी नाटक चले फिर चल जाएगा। तो दिस वीगन जो मूवमेंट है, नथिंग मोर देन ए फ्रॉड, जो मैं समझता हूं, ये पूरा का पूरा समाज के ताने बाने के अंदर दो धाराएं बनाने के लिए है कि कल को हम मीडिया में बोले, हम अगर वीडियो में बोले, हमारी वाली को वीडियो को वो उन विघ्नों तक पहुंचा दे, विघ्न फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगा दें, फिर भी अब लिख देंगे ये देवेंद्र बलारा ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों कह रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर वो डिबेट चालू हो जाए, फिर हम अपने असली मुद्दे से हटके किसी और ही मुद्दे पे काम करने लग जाए, हम लोगों को ही समझाने लग जाए कि भैया मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, है। तो वो इस डिस्कोर्स को बदलना ये नॉर्मल रहता है। समाज में हम अपनी बात को सरकार के षड्यंत्र किस तरह समझाएं कि उसके साथ षड्यंत्र रचा गया है, ये मेरे ख्याल से कल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको षड्यंत्र से ज्यादा पॉजिटिविटी पे बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भाई हमको ये बताना है कि ये एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये बताने के लिए अगर हम इस तरह से इनपुट देंगे अपने गांव के लोगों को, अपने पड़ोस, अपने समाज के लोगों को, कि भैया एक व्यवस्था ऐसी भी बनाई जा सकती है जिसमें बच्चे को समाज तैयार करे। भाई देखो स्कूल में जो सिलेबस है, अगर कंपनी ने बनाया है तो वो समाज के लिए बनाया है या कंपनी के लिए बनाया है? आज के टाइम पे सिलेबस बना रहा है बोर्ड, झारखंड बोर्ड बनाए या सेंट्रल बोर्ड बनाए। क्या आपको पता है सीबीएसई जो है अंग्रेजों ने बनाया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो था ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और ये रॉकफेलर फैमिली का बनाया हुआ है। वही रॉकफेलर फैमिली जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जो अपने आप को कहती है उनको फंडिंग देते हैं, वही रॉकफेलर फैमिली जो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग दे रहा है डॉक्टरी वाला सिलेबस तैयार करने का, कि बाकी दुनिया से बाकी की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको खत्म कैसे किया जाए। तो आपके सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में या बनाने में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो शिक्षा का ढांचा जो बनाएगा वही तय करेगा कि अगली जनरेशन कैसी होगी। तो शिक्षा का ढांचा गांव ने बनाया है या फिर ऊपर किसी और आदमी ने बनाया है? बनाया किसने है? अभी तो सरकार ने बनाया है। सरकार में कौन बैठा है? उद्योगपति का पालतू कुत्ता। नेता तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि नेता तो वो है जो नेतृत्व करता है, जो सही रास्ते दिखाता है। जो पॉलिटिशियन है वो कौन है आज के टाइम पे? माइनिंग करने वाले का, ड्रग्स बेचने वाले का, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले का, या फार्मा कंपनी का, या सीमेंट कंपनी का, या ड्रग्स बेचने वाले कंपनी के मालिकों का पालतू कुत्ता है ना आजकल सत्ता में बैठा। वो कभी आपके लिए बनाएगा क्या कोई पॉलिसी? बताओ जरा, नहीं बनाएगा ना।
तो क्या उसका मालिक बनाने देगा आपको ऐसी पॉलिसी कि बच्चे निडर पैदा हों, एजुकेशन स्कूल से निकले तो निडर निकले, सवाल पूछने वाले हों, सत्ता से सवाल पूछते हों, अपने अधिकारों का एक्सेस करते हों? या वो ऐसा बनाएगा मैम के आगे नहीं बोलना है, मैम ने क्रॉस कर दिया, यही पढ़ना है, इससे आगे पढ़ना नहीं है, यही सिलेबस में आएगा, सवाल नहीं पूछना, जो बोल दिया याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, सिलेबस में पूरे 100 में से 100 आ गए, तुमको ए ग्रेड मिल गया, बात खत्म। वो तो ऐसा सिस्टम बनाएगा ना। तो अब गांव में बैठ करके जब समझाओगे कि भाई अपने गांव में पिछले साल कितने बच्चों ने 12वीं किया, कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया, फिर कितने बच्चे किस कॉलेज में गए, और जब जिनकी पढ़ाई पूरी होगी उनमें से कितने बच्चों को रोजगार मिला, वो रोजगार देने में सिस्टम का कितना बड़ा योगदान है, समाज का कितना है, और मां बाप का जोर कितना है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करके बैठोगे तो उसी दिन तो चौपाल में बैठकर चर्चा करने लायक हम बनेंगे। मेरे गांव की चर्चा अपने गांव में करोगे, उसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है यार। अब मेरे गांव की जो घर हैं 1800 घर हैं, लगभग 4000, 4500, 5000 वोट हैं, तो मेरे गांव की चर्चा आपके गांव में कैसे होगी? जहां पर जैसे हिमाचल में चले जाओ, इधर पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ तो 10-10, 15-15 घरों का गांव होता है, वहां कैसे चलेगा ये 1800 घर वाला फॉर्मूला? वहां तो कई गांवों को मिलकर के एक पंचायत बना करके उस पर काम करना पड़ेगा ना, कि नहीं? मतलब जैसे आपका माहौल है, जैसा आपका क्षेत्र है, जैसे आपके लोग हैं, जैसे आपकी जरूरत है। अरे भाई आपके पास ऑलरेडी इतना कोयला, इतना सोना, इतना, इधर थोड़े उड़ीसा चले जाओ, बॉक्साइट, इतना सारी धातुएं, इतना बड़ा जखीरा पड़ा है पहले से ही, संसाधनों का जखीरा पड़ा है, जंगल पड़े हैं, और काहे को कहीं कि 8000 की नौकरी करने घर से निकल रहे हो यार? पहले एक बार देखो तो आपके पास कितनी अमूल्य चीजें पड़ी हुई हैं पहले से ही। लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए। वो समझ बैठकर बातें करने से आएंगी। वो जिन लोगों को समाधान चुटकियों में चाहिए, दिनों के हिसाब से चाहिए, 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, उनके लिए ये लड़ाई भी नहीं है मोर्चे वाली, ये लड़ाई लंबी है। और जिनको जीत चाहिए कन्फर्म, उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि मंजिल नहीं मिलने वाली हम जिस रास्ते पर हैं कभी भी, क्योंकि हम जहां तक पहुंच जाएंगे उससे आगे फिर हम रास्ता तो होगा ही ना, रास्ता ही है ना। परफेक्ट तो कभी कोई समाज बनता ही नहीं, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो। तो जो कमियां आती रहेंगी उनको दूर कैसे करना है, उसका एक रास्ता बना करके देके जाना है अगली पीढ़ी को, यह काम हम लोगों ने करना है। तो षड्यंत्र समझाने से बेहतर आप लोग ही चॉइस पूछ लो कि भैया तुम बताओ, ये सिलेबस बनाया है उन लोगों ने। अब आपको गांव वाला आदमी बोलेगा, आपके पड़ोस का आदमी बोलेगा, तो क्या किया जाए भैया, ऑप्शन ही क्या है हमारे पास? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ऑप्शन क्या है, पहले तुम ये बताओ सिलेबस गांव वालों को बनाना चाहिए या उनको बनाना चाहिए? बताओ जरा। गांव वालों को बच्चों की जरूरत के हिसाब से बनाना चाहिए और समाज की जरूरत के हिसाब से बनाना चाहिए, या कंपनियों की जरूरत के हिसाब से बनाना चाहिए? समाज की जरूरत के हिसाब से। तो समाज की जरूरत मैं तय करूंगा या समाज तय करेगा? समाज तय करेगा। तो आप गांव में किस परिवार को छोड़ना चाहोगे, सबसे अमीर को या सबसे गरीब को? क्यों? फिर गरीब के पास भी नहीं है? नहीं है। फिर अगर अमीर के पास नहीं है तो गरीब के पास भी नहीं है। अगर आप समाज को शामिल करना चाहते हो तो सबसे अमीर को भी शामिल करना पड़ेगा और सबसे गरीब को भी, और बीच का तो सारा शामिल होगा ही होगा। अमीर आदमी को आपकी बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था में आपका अपना बच्चा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बताना है कि सिलेबस बनाने में तुमको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि गरीब का बच्चा अपराधी बनेगा तो वो अपराध गरीब के साथ करेगा या अमीर के साथ, ये तय करके नहीं करेगा। सामने जो खड़ा होगा उसको मार देगा गोली, हाथ में बंदूक होनी चाहिए खाली। अमीरी गरीबी देख के थोड़ी होगा। नुकसान जब समाज का करेगा या कोई अपराध, या कोई नशा बेचने लग गया गरीब का बच्चा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कस्टमर अमीर आदमी का तो बच्चा है। अमीर आदमी कैसे बचेगा व्यवस्था से? अमीर आदमी भी व्यवस्था से नहीं बच सकता और गरीब आदमी भी व्यवस्था से नहीं बच सकता। व्यवस्था बनाने में हमें दोनों को शामिल करना पड़ेगा। और अगर गांव के सबसे गरीब आदमी के साथ बैठकर गांव का सबसे अमीर आदमी व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी अमीर को झेलना पड़ेगा बाद में, लेटर ऑन। तो उसको कम से कम ये को तुम शामिल हो जाओ, तुम हमारे स्कूल में पढ़ाना मत, तुम आते तो रहना,
हमको सलाह देना कि तुम कैसे अमीर बने इतने, तुम हमको बताओ तुम अमीर कैसे बने। और उसके बाद भी देखो अमीरों के घर में भी अमीरी तो बची नहीं है, आजकल तो सब कंगले ही पड़े हैं, सबका सोना बैंकों में गिरवी पड़ा है, सबकी जमीन बैंकों में पड़ी है, कोई चक्कर नहीं, अमीर गरीब कोई बचा ही नहीं, सब बराबर हो रहे हैं। परिवार में हमारी समस्या को समझते नहीं है, इसके लिए क्या करें? परिवार को तो समझाने की जरूरत भी नहीं है भैया, परिवार को तो समझ में तब आएगा जब आस पड़ोस के 10 20 50 लोग आके कहेंगे अरे तुम्हारा बच्चा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, तब पापा को पता चलेगा अच्छा मैं तो उसको निकम्मा ही सोचता था। बनी है किसी के साथ ऐसी? बनी बनी है ना। बड़े अधिकारी या बड़े लोगों के सामने कैसे डटकर मुकाबला करें? आम लोगों के प्रति डर या खौफ है आम लोगों के बीच में? हाँ बिल्कुल, देखो बड़े अधिकारी कोई चक्कर नहीं होता, पहले तो अपने होने को, अपने अस्तित्व को समझ लो। सबसे पहली बात तो अधिकारी का मतलब है ऐसी कुर्सी जो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। अधिकारी का मतलब यह नहीं है कि आपका अधिकार है, उनका अधिकार है आप पर। अधिकारी वो होता है जो अगर डीसी है तो वो जिले का सबसे बड़ा पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट बोले तो नौकर बस, लेकिन गड़बड़ ये मत करना शुरू में ही झटके में कि डीसी को बोल दो तू सबसे बड़ा नौकर है। उसको बोलना सर आप तो जिले के सबसे बड़े पब्लिक सर्वेंट हो ना। अंग्रेजी में बोलोगे उसे अच्छा लगेगा, सर्वेंट बोलोगे तो चलेगा, नौकर बोल दोगे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट हैं क्योंकि पब्लिक के दिए हुए पैसे से उनका घर चलता है। और ये बात आम जनमानस में चर्चा का विषय होना चाहिए। थोड़े लोग होंगे तो पकड़ के रगड़ दिए जाओगे कि जवान लड़ाता और लोगों को बोलना सिखाएगा। भाई देखो एक जने ने जवान लड़ाई और एसपी साहब को चुभ गई तो छोड़ेगा थोड़ी ना, क्योंकि फिर अगर इसको नहीं रगड़ा तो और लोग बोलना सीख जाएंगे। तो जब बोलो इस तरह की भाषा तो हमारे पास संख्या खूब होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि उनसे ज्यादा हो। यह बात ध्यान रखना। बाकी रही बात मुकाबला करने की, ये सेकंड लेवल की ट्रेनिंग का पार्ट है, ये पहले लेवल की ट्रेनिंग का है नहीं, ठीक है। हम अपने रोजगार कैसे करें और सरकारी नौकरी के प्रति भावना पैदा होता नहीं। रोजगार करने के लिए तो भैया आपको ढूंढना पड़ेगा आप किस तरह का काम करने के लिए बने हो। उसके लिए एजुकेशन की ट्रेनिंग अपन ने बेसिक दे रखी है। पहले ढूंढ लो आपको किस तरह का काम करना चाहिए, फिर साल 2 साल उस चीज को सीखने पर लगाओ, फिर रोजगार के विषय में सोचना। पहले तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो हमको सिखाया तो नहीं जाता, रटवाया जरूर जाता है। करना क्या है जिंदगी में ये तो कभी बताया ही नहीं जाता है। बैंक से राशि लेने के बाद रुपया वापस नहीं करने पर रिकवरी लोन वाले बार बार परेशान करते हैं, उस पर क्या करें? भाई रिकवरी वालों का तो काम है रिकवरी करना, उनका तो नाम ही है रिकवरी करने वाले। करना क्या है? देखो समझ होनी चाहिए आप लोगों को। आपने लोन लिया है, लिखित में मांगा है उनसे, उन्होंने लिखित में आपको सैंक्शन किया है, फिर लिखित में आपके खाते में लिखा है, आपने जिसको दिया है वो लिखित में दिया है, हर चीज का सबूत है कितने चीज के बदले क्या मिला है। पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपने बैंक वालों से रुपया मांगा था, उन्होंने डिजिट दिया, उन्होंने फिर उस डिजिट को जब बैंक में गए लेने के लिए तो वहां से बैंक नोट मिला। पहली बात तो मांगा रुपया और दिया बैंक नोट, और उसको चुकता करना पड़ रहा है खुद कमा करके। हमारे पास वो रुपया नहीं था देने के लिए, तो हमने क्या किया है, हमने पूरा दिन अपने शरीर की ऊर्जा लगाई, वहां से जो हमको मिला वो भारतीय रुपया है। बेशक वो रुपए के नोट की शक्ल में है, लेकिन वो हमने कमाया है, और बैंक ने जो हमको दिया है वो छापा है। ध्यान रखना, एक आपने कमाया है, एक बैंक ने छापा है। यदि बैंक ने बिना नियम के छापा है तो नोट नकली है, और यदि बैंक ने नियम से छापा है तो हमको बता दे किस नियम से छापा है, बस हम पैसे कल ही दे देंगे। गलत है कि गलत बात है कि सही है भाई? बिना नियम के छापा है बैंक ने, और यदि बिना नियम के बैंक छाप सकता
सकता है तो हम मेहनत करके क्यों दें? अगर वो बिना नियम के छाप सकता है और यदि वो नियम के अनुसार छाप सकता है तो वो नियम बता दे। भाई गलत बात है कि सही है, पहले ये बताओ। या तो नियम से छापा है या बिना नियम से। नियम से छापा है तो नियम बताओ, और बिना नियम छापा है तो जेल जाओ, या फिर हमारे वाला भी छाप लो। वो आवेदन के अंदर सब कुछ लिखा होता है, वो सारी डिटेल उसमें देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला इंजेक्शन नहीं लेना चाहती तो बोलते हैं कि आपको जननी सुरक्षा योजना कार्ड नहीं बनेगा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था में घुसना पड़ेगा। इसके बारे में मार्गदर्शन करें। एक बात बताइए मुझे, कोरोना के टाइम पर आपको बोला था कि दुकान नहीं खोल सकते, बस में नहीं जा सकते, रेल की टिकट नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कोटे में राशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेपर नहीं दे पाओगे, बोला था कि नहीं बोला था? क्या रोक पाए थे वो? आप एक काम कर लो, खाली जो हरामखोर ऐसा बोलता या बोलती है, आमतौर पे आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर बोलती है ये बातें, जो भी ऐसा बोलता है उसको खाली इतना बोल दो कि मुझे ये बात तुम लिखित में दे दो बस, या फिर एक बार लिखित में मेल कर दो वहां के जिला अधिकारी को, वहां के एसडीएम को, वहां के थाने के एसएचओ को और सीएमओ को मेल कर दो कि मुझे अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाना है, ये मेरा निर्णय है, और इसके बदले में आशा वर्कर मुझे रोज धमकी देती है, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मैं मेंटली परेशान कर दी हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसका नाम लिख दूंगी। मेरे को इतना मेंटली परेशान कर दिया है इसने, मतलब मेरा अपने बाल नोचने का मन करता। कुछ कुछ लिख दो ना, मतलब क्या जाता है अपना, वो भी तो कुछ भी कह रही है ना, है? एक बार करके देखो मेल, फिर देखो हड़कंप कैसे मचता है। कि तुम मुझे लिख करके मेल करके डीसी से पूछ लो कि डीसी साहब ऐसा कुछ है क्या कि मेरे को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा, मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे को तुम कुछ बिल्कुल गला दबा दोगे तुम उसका। एक तरीका थोड़ी होता है यार, में कोई भी डराता है, तुम डर जाते हो कि तुम उधर गए तो बाहू आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं ना, तुमको कोई उठा के ले जाएगा, गली में मत जाना है, ऐसे ही तुम लोग डर जाते हो। बच्चा समझा, तुम लोगों को पता तो है नहीं इनको, बेवकूफों को तो कुछ भी कह दो मान लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है यार? एक बार ट्राई तो मार के देखो, फाइटिंग तो करो। ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए, मम्मी मम्मी वो मार रहा है? ये तो ऐसे ही है ना कि भाई कहां मार रहा है, क्या कहते नहीं मारेगा। अरे कैसे मारेगा? कह रहा था, कब कह रहा था? परसों कहा था, कल भी मारा था, ना मारा तो नहीं था, फिर कैसे अभी मारेगा? ऐसे थोड़ी होता है। अब मारो, थोड़ा फाइट करके देखो यार, मोर्चे में जुड़ गए हो, इतने सारे लोग आपस में जुड़े हो, थोड़ा बहुत आंख में आंख डाल के पूछ के तो देखो कि तुम कौन होते हो? तुम मालिक हो क्या? तुम तय करोगे हमारा बच्चा सांस लेगा कि नहीं लेगा? उससे ये भी पूछ लो साथ में, तुम ये सब तो नहीं दोगे, तुम हमको ये भी बता दो कितने सांस देने के लिए अलाउ करोगे तुम हमारे बच्चे को पैदा होने के बाद? हमारे क्षेत्र में उद्योग बैठे हैं, वहां अधिकांश जमीन उद्योगों के क्षेत्र में आ गया है। ऐसी स्थिति में कम जमीन पर लोगों का रोजगार कैसे जोड़ें? प्रशासन ग्रामीणों पर हमेशा अपना धमकी देते हैं, केस कर देंगे। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को जागरूक कैसे करें? देखो, जागरूक करने पर कोई केस नहीं कर सकता, और उद्योगों के लिए जमीन कम बेशक है। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अगर आपने आज बोलना चालू नहीं किया तो देश और समाज कभी जाग नहीं पाएगा। आज आप लोग केवल इसलिए जाग पाए हो, यहां तक इसलिए आ पाए हो और इतना लंबा इसलिए बैठ पाए हो क्योंकि पिछले 9 साल से बोल रहा हूं, लेकिन आप तक किसी तक बात 1 महीना पहले पहुंची है, किसी तक 6 महीना पहले पहुंची है, किसी तक साल पहले, किसी के 3 साल पहले, किसी को 5 साल पहले। यहां मुझे कुछ साथी मिले थे जो बोले मैं आपको 2017 से सुन रहा हूं। लॉकडाउन तो 2020 में लगा था ना, लेकिन हम तो 2017 में भी बोल रहे थे, 2016 में भी बोल रहे थे। तो पुराने साथी भी हैं जो हमको जानते हैं, उनको भी पता है कि हम लगे हुए हैं। तो मान लीजिए उस वक्त का बोला हुआ 9 साल में हम यहां तक पहुंचे हैं कि लोग हम पर भरोसा करने लगे। इतना भरोसा कि वो हमसे ही पूछ रहे हैं हम क्या करें, हम जैसे कि हम कह देंगे तो वो कर देंगे।
तो आपके गांव वाले भी आपसे पूछेंगे, आज बोलना चालू कर दो, ये उद्योग लगा रखे हैं, ये उद्योगों से जमीन का पानी खराब करेंगे, रिवर्स बोरिंग से जमीन का पानी चला जाएगा, ये जो तुम बोरिंग से पानी निकाल रहे हो मोटर से, ये अंडरग्राउंड पानी को नीचे ले जाएगा, बिजली नहीं देंगे तो तुमको कंट्रोल करेंगे, तुम्हारे को अनाज नहीं देंगे, तुम्हारे को ये बीज तुम्हारा खराब कर रहे हैं, तुम्हारे डंगर खराब कर रहे हैं, इंजेक्शन लगने से तुमको क्या होने वाला है, सारा बता दो ना अभी से। क्या फर्क पड़ रहा है, बताने में तो कुछ नहीं लग रहा अपना। सुबह अपना ड्यूटी लगा लो कि 1 घंटा भौंकना है खाली, चाहे दीवारों को भौंकना पड़े। कोई ना कोई पड़ोस में जाता हुआ आदमी सुन ही लेगा क्या कह रहा है ये अकेला खड़ा खड़ा। ट्राई मार के देखो कभी, मैंने तो ट्राई करा भाई साहब, सच्ची में करा ट्राई। सड़क के ऊपर खड़े होके हाथ ऐसे करके, ओ मैं तुमको बता रहा हूं कि ये सरकार तुमको मारने वाली, ऐसे करो तो क्या 2 लोग वैसे ही सुनने लग जाएंगे। क्या देख रहे हो बे, वो हंसेंगे आपकी तरफ कि पगला गया है, हमको पागल समझा है, बुड़बक समझे हो। 2 बात ऐसे बोलो, वो आपकी एक्टिंग को देख के इतना एंजॉय करेंगे, बातें अपने आप पर एक बार दिमाग में घुसनी चाहिए ना यार। क्या फर्क पड़ता है। और ज्यादा सेंसिबल होकर के बताओगे ना, ज्यादा इंटेलिजेंट होकर के, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं साबित होने जाता कि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर मैं बैंक से 5 लाख का कर्जा दे लूं और उसे नहीं चुकाऊं तो बैंक वाले क्या कर लेंगे, मतलब क्या क्या कार्रवाई। नहीं, ऐसा है, हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है हमारे में से किसी को, ठीक है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। अरे भैया अगर गांव आपके साथ है तो आप ये कह दोगे कि चुनाव में कोई वोट डालने नहीं जाएगा, तो लड़ लो चुनाव जिनको लड़ना है। मतलब 50% से कम वोटिंग अगर हो जाएगी ना, वोटिंग ही नहीं होगी अगर, तो काउंट नहीं होगा भी चुनाव। 50% से कम गांव अगर चला जाएगा, वोट ही नहीं करा गांव ने, बहिष्कार कर दिया गांव ने, तो वो काउंटिंग ही नहीं होगी, चुनाव ही काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर गांव एक तरफ है, देखो इस बात को बहुत समझ के चलना है हम लोगों को। चुनाव के मुद्दे पॉलिटिकल पार्टी तय कर रही है या फिर समाज तय कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी तय कर रही है। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा उद्योगपतियों से मिलता है या समाज से मिलता है? इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टियां और मुद्दे और सरकार केवल वो काम करेंगी जो उद्योगपति करेंगे। इसका मतलब है चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता समाज होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, एक तो इनके निर्णय। दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजीवाद खत्म करना है। पूंजीवाद अगर खत्म करना है तो समाज को इंक्लूड करना पड़ेगा। समाज को इंक्लूड कर लिया तो ना किसी उद्योगपति की औकात है वो आपकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, और ना ही किसी नेता की औकात है कोई आदेश पारित कर दे, और ना ही आपकी मर्जी के बिना कोई जीत पाएगा। कोई भी नहीं जीत पाएगा। पर आप समाज को इंक्लूड नहीं करोगे और किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ोगे जो कि निर्णय खुद ले रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम आपको समझ दे रहे हैं, इसलिए हम आपको अपने पीछे नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो देवेंद्र कह रहा है वो करना है। इसलिए हम कह रहे हैं जो आपको लग रहा है कि आपको करने की जरूरत है वो कीजिए, और अपने आसपास के समाज को अपने साथ जोड़िए, ताकि बीच से कोई आदमी गद्दार निकल आए तो कोई फर्क ही ना पड़े मूवमेंट के ऊपर। 2 4 5 लोगों के आने जाने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, मूवमेंट ऐसे ही चलना चाहिए। ये समाज को इंक्लूड कर लेंगे उस दिन हम लोग अपने रास्ते पे कामयाब होने लगेंगे। रही बात जो बैंक से 5 लाख रुपए के लोन वाली बात, 5 लाख रुपए का लोन लेके डिफॉल्टर होने की जरूरत नहीं है। इवन 50 लाख रुपया या 50 करोड़ रुपया लेकर भी डिफॉल्टर होने की जरूरत नहीं है। बैंक से रुपया लेकर ना देने की नीयत से यह काम नहीं करना है कि हम पैसे ले ले और ना दें, इस नीयत से बिल्कुल नहीं करना है। हां, यदि आपको यह खेल समझ में आ गया है बैंकों का कि उन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया है और जो लोन है वो नकली है, तो लड़ाई लड़कर देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप चल के देखो। और वो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते।
आपको अगर समझ है तो, आपको बोलने की अक्ल है, वो गुंडागर्दी कर सकते हैं। और वो गुंडागर्दी तो भाई आपके यहां माइनिंग वाले भी करते हैं, वो तो रेत वाले भी करते हैं, वो तो ट्रक वाले भी कर रहे हैं, वो तो मतलब वो तो कोई भी कर रहा है, नेता भी कर रहा है, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। उस पर किसी की रुकावट नहीं है, वहां भी फिर समाज ही इकट्ठा होगा। डॉक्यूमेंटेशन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, गुंडागर्दी में वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ज्यादा होंगे तो वो कमजोर हैं, अगर आप कम होंगे तो आप कमजोर हैं। लड़ाई है, लड़ाई में सर आपका भी फूट सकता है, उसका भी फूट सकता है, फायदा आपका भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लड़ाई के लिए हम बता रहे हैं, जीत की गारंटी लड़ाई में कोई नहीं लेके चलता। और जो जीत की गारंटी लेके चलते हैं वो व्यापारी लोग होते हैं, लड़ाके लोग नहीं होते हैं। लड़ने वाले लोगों को तो लड़ने से मतलब है, जीत होए हार होए क्या पता, पहले से थोड़ी पता है जीतना के, लड़ते जीतने के लिए हैं, लेकिन जीत की गारंटी लेकर नहीं चलना। बात बताओ गलत है तो, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो बताओ, गलती को सुधारेंगे। लेकिन फाइट तो वर्थ फाइटिंग है, समाज की लड़ाई है। लोन को लेकर के विस्तार से बताइए, और किसी व्यक्ति का माफी हुआ है उनसे संपर्क करना चाहूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, लोन के लिए नहीं बताना, हम आपको यह बता रहे हैं कि जो लोन आपको दिया गया है वो फ्रॉड है, जो रुपया ये छाप रहे हैं वो नकली है, जो आपके साथ दस्तावेजों में जो उन्होंने कहा है वो टोटल फ्रॉड है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वो किताब के माध्यम से भी दे रहे हैं, और वो आज वीरेंद्र जी ने आपका सेशन ले भी लिया था, दिन में कानूनी पहलू सारे डिस्कस कर लिए थे। कल 2022 में कि 23 में एक परिवार का जो सदस्य था, कब था वो गुजरा था, जो प्रतापगढ़ में राजस्थान में, वो उनके घर पे ताला लग गया था, तो मोर्चे के साथियों से संपर्क किया उनके परिवार वालों ने, तो हमने उनका ताला तोड़ के उनको घर के अंदर रखा था। फिर उन्होंने मुकदमा लड़ा बैंक के साथ में, तो अभी 24 तारीख परसों हुई है शायद, तो परसों उनको डिग्री मिली है। तो जो ताला जो पोजेशन है और जो डॉक्यूमेंट्स है, बैंक वाले अपने हाथ से अपने घर पे देके गए हैं उनको, अपने हाथ से देके गए हैं, बल्कि वीडियो बनी हुई है उसकी, तो ग्रुप्स के अंदर घूम रही है वो राजस्थान से। तो एनओसी मिल गई है, पहली एनओसी मिल गई है, बाकी के केस अलग अलग शहरों में रजिस्टर हो गए हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। एनओसी कैसी है, एनओसी भी इस तरह से है कि मतलब ये समझो कि 8.5 करोड़ का लोन 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए के चेक से निपट रहा है। तो वो उसका केस अभी एक्सेप्ट हो चुका है, केस चल रहा है। जितना हम इस सिस्टम को समझते हैं, ये केस कभी भी फैसले तक नहीं जाएगा, ये हमको मालूम है। सेटल ही कर लेगा बैंक वाले इस लेवल पर आ गए हैं कि आप बताओ कितने में सेटल करना चाहते हो। अभी हम लोग लखीमपुर खीरी गए थे, यूपी में 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर था, वो 10 लाख रुपए का लोन 50,000 रुपए में सेटल किया उसने। बैंक वाला बोलता 50 दे दो यार तुम, उसने मुंह से वो बोला, मैंने डॉक्टर साहब, मैंने कहा तुमने 50 में क्यों सेटल किया? बोला यार मेरे मुंह से निकल गया डॉक्टर साहब, मैं मतलब गलती से 50,000, मेरे को नहीं पता था बैंक वाला 50 में मान जाएगा। बोला तुम लोग यार ये जो जनता सरकार मोर्चा और जो सिक्का गैंग वाले हो ना यार, इनके साथ हमको नहीं उलझना है, तुम जितना दे रहोगे उतना ले लेंगे। फिर भी बैंक का फायदा है। हाँ ये इसको समझना बड़ा जरूरी है कि ये तो कभी उनका पलड़ा भारी है, कभी अपना है, कभी हम। कहीं ऐसा होता है ना, इसी बात। पहले भारतीयों को सीपीआईओ के अधीन में रजिस्टर किया जाता था, अभी उसके बदल के ओसीआई कर दिया है। ओसीआई मतलब मालूम है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के विदेशी नागरिक। ठीक है, यानी भारत के हैं वैसे वो, लेकिन वो विदेशी नागरिक, एनआरआई जिनको हम लोग बोलते थे ना, वो कार्ड बनता है। और सीपीआईओ सिटीजन्स नहीं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, सी फॉर कार्ड या सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा शब्द बनता है उसका। हाँ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड बनता था पहले। यानी जो एनआरआईज होते थे ना, जो यहां से चला गया बंदा और विदेश में जाके दूसरे कंट्री में अगर उसने वहां का नागरिकता ले लिया है, तो वो उसको एक कार्ड मिलता था भारत में भी बिजनेस करने का और दूसरा चीज करने का। उसको वो मतलब पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन का, कि भारत का मूल निवासी है, उसका कार्ड बनता था। अब आजकल वो ओसीआई बनता है। और बंगाल में एसआईआर और एनआरसी जो लागू हुआ है, उसका क्या उपाय है? देखो, बचना नहीं है, पहली बात तो हमको फाइट करना है।
अगर एनआरसी से लड़ना है तो अपने को एनआरसी, देखो जो ये आपने बोला है जो सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स, और दूसरा जो ये एनआरसी है, ये एक ही पहलू के मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में क्या है, भारत का जो असली मालिक है, इस बात को समझिएगा ध्यान से, भारत का जो असली मालिक है वो है जिसकी अर्थव्यवस्था जंगल से चलती है, और जो गांव में रहता है, और जो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिसमें प्रकृति का नुकसान होता हो। यह लाइन समझना इतना जरूरी है, आप लोगों को अगर समझ नहीं आएगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत साल पहले आरएसएस ने एक मुहिम चलाई थी, उन्होंने आदिवासियों को वनवासी बोलना चालू किया था, और इसके ऊपर वनवासियों ने आदिवासियों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि नहीं, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासी असली मूल है इस देश के अंदर, और जो भी गांव की कल्चर में रहता है वो भी आदिवासी कल्चर का ही आदमी है। यानी कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, यानी कि वहां पुलिस वाला एंटर नहीं करता है, वहां पर उनकी खेती उनकी पारंपरिक तरीके से होती है, उनके बीज अपने हैं, वहां की पढ़ाई वहां का आदमी देखता है, वहां इलाज जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां पर उनका धर्म जो है वो प्रकृति से ऊपर उनका कोई धर्म नहीं है। जो जोहार है शब्द, ये जोहार ये तब का, ये प्रकृति के लिए है, जमीन माता के लिए है। ये वो कहते हैं कि जब राम नहीं था तो भी जोहार था, जब कृष्ण नहीं था तो भी जोहार। जोहार प्रकृति, परमात्मा, कुदरती, कुदरती बंधारण, मतलब नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कुदरत का संविधान, उससे चलेंगे हम। कुदरत के संविधान से चलने वाले लोग भारत के लोग हैं। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत समृद्ध देश इसलिए था कि उनको कभी, समृद्ध कौन है, अमीर कौन है? अमीर वो है जिसको कुछ और नहीं चाहिए। अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वो है जिसके पास सब कुछ है और अबंडेंस में है। तो सब कुछ अबंडेंस में तो केवल प्रकृति दे सकती है आपको, आदमी तो नहीं दे सकता। फैक्ट्रियों में तो नहीं हो सकती ये चीजें, या हो सकती हैं? बताओ जरा, फैक्ट्रियों में पॉसिबल नहीं है ना ये सब चीजें। तो इसलिए क्या हुआ कि उस वक्त जब आदिवासियों ने इस पे उठाया, तो मैं जब गांव की व्यवस्था पे चलने लगा, मैंने जब इतिहास को थोड़ा बहुत जितना मैंने लोगों से सुना, समझा और मेरे अकल पड़ी, तो मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बोलते हैं, जो किताबें पढ़े हैं, जो इतिहासकार बोलते हैं, जो मतलब कॉलेजेस में पढ़े हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं, और जो सरकार में बैठे भी कुछ लोग हैं, वो आपको एक बात बताते हैं कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो हड़प्पा संस्कृति और इनके बारे में बताते हैं, है ना, मोहनजोदाड़ो के बारे में और इनके बारे में। और वो कहते हैं कि 5000 साल पहले भारत में जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है वो समृद्ध सभ्यता थी, विकसित सभ्यता। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब आप लोग एक बात सोचकर देखिए, उस वक्त हमारी सभ्यता विकसित है, ध्यान देना, मतलब हमको ईंट बनानी आती हैं, हमको पक्की गलियां आती हैं, हमारी सारी चीजें पक्की हैं, और वो है 5000 साल पहले, कहीं 3500 साल पहले। और आज हम लोग बैठे हैं 2025 में, आज से 40 साल पहले या 100 साल पहले का ही ले लो आप, ज्यादा नहीं, 100-200 साल पहला। गांव में जब आप जाते हो तो आपको गांव में जो मकान मिलेंगे पुराने, वो अंग्रेजों के टाइम के मिलेंगे खाली। क्यों? ज्यादा से ज्यादा पुरानी हवेलियां मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी? अंग्रेजों के टाइम की। और वो कौन सी मिलेंगी? छोटी ईंटों वाली। इसके अलावा हमारे पुरखों के मकानों के अवशेष आपको कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। यानी 5000 साल से पहले हम सीधे 1000 साल में उतरे। ये जो किले बनाए, इन राजाओं ने किले बनाए, किसी ने 1000 साल पहले बना लिया, किसी ने 500 साल पहले बना लिया, किसी ने 600 साल पहले बना लिया। इसके बीच के मकान कहां हैं?
नहीं आता आपके दिमाग में कुछ? मतलब मैं जो बात कह रहा हूं फिजूल की कह रहा हूं कि काम की है ये लॉजिकल है कि बिना मतलब बना के कह रहा हूं मैं? या तो 5000 साल पहले की सभ्यता का जिक्र है, या 1000 साल पहले के किले का जिक्र है, और 1000 साल पहले से लेकर आज तक के बीच के हमारे पुरखों के मकान नहीं है, उनके अवशेष नहीं है, और बीच की जो सभ्यता है उसका जिक्र कहां है? वो जो मकान बनाया, किला बनाया, किसी बड़े राजा ने किला बनाया, वो किला 1000 साल चला, ये साइंस उस टाइम पे अंग्रेजों ने दी थी क्या? वो इंजीनियर आईआईटी ने बनाए थे क्या? अरे भाई सोचो तो जरा। यानी भवन निर्माण कला हमारे पास थी। अगर सोने के आभूषण हमारे पास हजारों साल पहले थे तो मेटलर्जी हमको पहले से आती थी, मतलब केमिस्ट्री हमको पहले से आती थी। बताइए ना, अगर दिल्ली के अंदर इतने साल पुराना लोह स्तंभ खड़ा है, उस पर जंग नहीं लगा है, मतलब हमारे लोगों को वो चीजें आती थी। तांबे के सिक्के बनाते थे, मतलब मेटलर्जी, मेटल के साथ खेलना आता था। शीशे से सोना बनाना भी आता था। लेड जो होता है पीबी, वहां से गोल्ड बनाना भी आता था। अब ये बातें हमारे पुरखों को आती थी, वो इतिहास कहां है? वो जानकारी कहां है? वो नॉलेज कहां है? जब हमको सीमेंट दिया है उद्योगों ने, तो सीमेंट वाले आदमी जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीमेंट की तो अधिकतम आयु 28 दिन है। तो हमें 28 दिन वाली चीज क्यों दी, जब हमारे पास चूने से बनने वाले भवन थे जिनकी मियाद 1000 साल हो, जो जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे वैसे मजबूती बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये भवन सीमेंट वाला बनता जाए, टाइम बीतता जाएगा, ये कमजोर होता जाएगा। पुल है वो कमजोर होता जाएगा 28 दिन के बाद। तो इन्होंने कमजोर करने वाली चीजें क्यों दी, मजबूती वाली चीजें छीन करके हमसे? तो वो इतिहास में हमारे पुरखों के भवनों का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पुरखों ने जब हड़प्पा संस्कृति के दौर में जान लिया कि पक्के मकान विनाश का कारण है, उन्होंने जान लिया कि प्रकृति का विनाश करना पड़ता है उसके लिए, और उन्होंने पक्के मकानों को छोड़ करके, जैसे अमेरिका में चले जाओ, सबसे अमीर लोग अपने घरों में मेहमानों को सुलाने के लिए तो संगमरमर की और बड़ी एसी लगी हुई जगह रखी हुई है, और खुद आराम से सुकून से सोने के लिए कोने में गार्डन के कच्ची झोंपड़ी बना रखी है मिट्टी की। वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहां मोबाइल लेकर नहीं जाते हैं। मतलब आप ये समझिए, ये अभी अमेरिका के अंदर चलन, हम भारत में भी अमीर लोगों ने की आपने देखी होगी ना, लकड़ी की झोपड़ी बना रहे हैं, घास फूस की झोपड़ी बना रहे हैं, बस वो थोड़ा पैसा ज्यादा लगा के उसको डेकोरेट बढ़िया से कर रहे हैं। इतने बेवकूफ लोग हैं हम लोग कि बाहर जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए और ढूंढते हैं घर जैसा खाना मिले। घर छोड़कर होटल में घर जैसा खाना मिले वो लिखा देख करके वहां खाते घुसते हैं, है कि नहीं? बताओ जरा। मूल में क्योंकि हमारे पुरखों की समझ हमारे पास है, और हमारे पुरखों ने यह जान लिया कि पक्के मकान प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और शरीर के लिए भी खतरनाक हैं, घातक हैं, छोटा बच्चा है उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो इससे बचने के लिए हम ऐसा करेंगे, जैसा घर मुझे चाहिए मैं अपनी मर्जी से पूरे परिवार की मदद से बना लूंगा। मेरे आगे 4 बच्चे हुए, उनको जैसा बनाना होगा अपना बना लेंगे। टूटेगा, सारी कड़ी लकड़ी की छत सारी की सारी लकड़ी की है, मिट्टी की है, उसको तोड़ोगे तो भी यूज हो जाएगी। चूने में मकान दीवार बना रखी है, उसको तोड़ोगे सारी ईंटें इस्तेमाल हो जाएंगी, सारे खिड़की, सारे दरवाजे, सारी कड़ियां, सारी मिट्टी, सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा दोबारा से। इसीलिए हमारे पुरखों के बनाए हुए वो मकान नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको रिसाइकिल करना आता था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि प्रकृति का विनाश होने से बचाना है तो हमको अपने घर इस तरीके के बनाने पड़ेंगे कि आदमी जब मरे उसके साथ उसका घर भी मर जाए। क्या करना है 100 साल तक घर रख के? 100 साल के बाद तो तोड़ेंगे ही, अगले बच्चे तो तोड़ेंगे ही जिनकी जरूरतों के हिसाब से, जैसा उनको चाहिएगा। तो वैसा ही बनाओ ना कि टूट ही जाए अपने आप ही, है, ताकि उस टाइम पे फिर नया बन जाए। और ये इतना गजब, मतलब बताओ अदरवाइज कहां है? और ये काम हमारे आदिवासी कर रहे हैं।
तो जो भारत की संस्कृति को मूल रूप से बचाने का काम कर रहा है केवल वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था जंगल से चलती है। उसके पास चाहे 20 भैंस हो, चाहे 50 गायें हो, 60 गायें 50 गायें शहर में रख करके खरीद करके घास खिलाना बहुत महंगा पड़ता है भैया। लेकिन गांवों में रख लो, चाहे तुम 100 रख लो, जंगल अगर अपने पास है, सुबह सुबह छोड़ दो, अपने आप चर के आ जाएंगी, कोई पैसा लगना ही नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। उन्हीं गाय पे आधारित खेती करोगे और बैल अगर खेती कर रहे हो और मांसपेशियों ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो, 0 रुपया खर्चा है। देसी बीज अगर आपके पास है और कुदरती तरीके से आपने पैदा किया है, बीज के ऊपर 0 रुपया खर्चा है। खाद अपने पास फ्री की मिल रही है, घास फ्री का मिल रहा है, काम फ्री का मिल रहा है, मेहनत फ्री की मिल रही है, 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा, तो जितनी पैदावार होगी वो क्या होगी? प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट होगा तो किसान बचेगा ना। अगर खर्चा करके बचेगा तो फिर प्रॉफिट में, फिर किसान का व्यापार अगर बना लेगा खेती का तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और ये प्योर प्रॉफिट समाज को जब हम शामिल करेंगे तो किसान को जिस जिस चीज की जरूरत है वो किसान को मिल जाए, और किसान से जो अनाज मिलना है पूरे समाज को वो किसान दे देगा। जब जिसको जो चाहिए वो मिल गया और जो जो करना चाहता है वो कर रहा है, और जिसके पास जितना चाहिए वो फुल है, अबंडेंस में है, प्रचुर मात्रा में है, उसको करीबी देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लड़ाइयां बजेंगी क्या? अगर समाज एक दूसरे के आधारित हो जाए तो दिक्कत है क्या? तो ये मूल निवासी थे, वो थे इंडियन ओरिजिन के, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ गए बात आप? समझे कि नहीं समझे? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वो शब्द हमारी अगली पीढ़ियां भूल जाएं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और हम लोगों को अब उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत खेल खेला कि उन्होंने हर व्यक्ति को मूल जगह से विस्थापित करने का खेल खेला। मेरा जो गांव है, 10वीं के बाद मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा। 8वीं 10वीं के बाद उस शहर की पढ़ाई करने के बाद मैं क्या करूंगा? वहीं पर नौकरी ढूंढूंगा। वो नौकरी करते करते मैं वहीं पर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी मकान में किराए पर रहना चालू कर दूंगा, और फिर मैं अपने गांव को छोड़ दूंगा और अब मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहीं के एड्रेस का बनवा लूंगा और मैं वहीं का अपना राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनवा लूंगा। जब मेरे बाप का वोटर कार्ड गांव का है और मेरा वोटर कार्ड कहीं बाहर का है, अब मैं इंडियन ओरिजिन का आदमी नहीं रहा, अब मैं भारत का नागरिक नहीं रहा, अब मैं शरणार्थी हो गया। जो भारत का नागरिक है वो बिना डॉक्यूमेंट के अपने मूल स्थान पर रहता है, जो भारत का मालिक है। इसीलिए ये आदिवासियों को हर घर में जाके आधार कार्ड पकड़ा रहे हैं, इसीलिए हर आदमी को ये कह रहे हैं तुम पैसे ले लो। पैसों में आदिवासी को खरीद रहे हैं कि तुमको इसकी फैसिलिटी मिलेगी, तुमको फ्री का अनाज मिलेगा। उनको कमजोर कर रहे हैं बेसिकली। फ्री, जिस आदमी ने ऐसे हाथ फैला दिया भिखारी हो गया। भिखारी थोड़ी ना देश के समाज के योगदान के लिए काम करेगा कभी, नहीं समझे? तो इसलिए वो जो पहले उस कार्ड के अंदर ही मैसेज था कि ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो अब इंडियन ओरिजिन वाले लोग ही नहीं समझते कि हम इंडियन ओरिजिन के हैं। वो कहते हैं हमारा गांव तो वहां है, हम रहते वहां हैं। ऐसे शान से बताते हैं कि हम दूसरे शहर में रहते हैं। वो ये बता रहे होते हैं असल में कि हमारी जड़ें कट चुकी हैं, हमारी अगली पीढ़ी को ना इस शहर में कोई जानता ना गांव में कोई जानता। जो गांव छोड़ के शहर में गए हैं, देखो उनके बच्चों का क्या हाल है। मेरे बच्चे का ये हाल है, मेरे गांव वाले को कहते हैं ये किसका, और शहर वाले कहते हैं ये कौन। शहर वाले कहते हैं ये गांव का है, गांव वाले कहते हैं तो शहर का है। असल में कहां का है ना उस बच्चे को पता, बेचारे को है। हमारे बुक में एक सवाल था कि पहले लोग क्यों नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश की एस्टैब्लिशमेंट भारत में लागू हो। उनका जवाब, मैम लिखवाड़ की पहले के लोग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को डेवलपमेंट की तरह नहीं देखते, वहीं से एक शोषण के साधन की तरह देखते थे। हाँ देखो, ये जो बात है कि पहले के लोग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को क्यों नहीं चाहते थे, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, आज तक नहीं आई है, आपको आई हो तो बताओ। और मैं इस पे, मेरा स्पष्ट मत है, आप लोग बता देना आपका। मतलब मैं चंडीगढ़ से आकर आपके गांव में आऊंगा और मैं आपको कहूंगा देखो तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारा बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, मैं विकसित शहर चंडीगढ़ से आया हूं और तुम्हारा विकास करना चाहता हूं,
तो जो मैं करना चाहूं तुम करने देना मुझे। मतलब मेरे को इतना दर्द है कि मैं आपका विकास करने के लिए अपना मूल स्थान छोड़कर आऊंगा, मैं आपका विकास करने के लिए आऊंगा। मतलब कौन आदमी है? मैं तो कह रहा हूं स्पष्ट घूमते घूमते, भैया मैं नहीं करूंगा आपके गांव के अंदर कुछ भी, आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, खराब आपने किया, खुद ही ठीक करेंगे। ज्ञान दे दो, शिक्षा दे दो, वहां तक तो ठीक है। वो कह रहे हमारे वाली नीतियां अपनाओ, हमारे वाले कानून अपनाओ, हमारे वाला सिस्टम अपनाओ, तब तुम्हारी तरक्की मानी जाएगी। अभी भी तो ऐसे ही कह रहे हो ना, अमेरिका की तर्ज पर तरक्की करेंगे। अमेरिका की तरज यह है कि बच्चा बताता है कि वो कौन थी, तो वो बोलता है मेरी मां के पहले पति की दूसरी बीवी है। मतलब उसकी मां के कितने पति हैं, उसके बाप के कितने मां पत्नियां बन चुकी हैं, कुछ नहीं पता। मतलब फैमिली कल्चर जीरो, जिसको आप विकसित देश बोल रहे हो, फैमिली कल्चर जीरो। डिप्रेशन केसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, कैंसर के केसेस पूरी दुनिया में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा, नपुंसकता के और बांझपन के केसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, व्यभिचार के, रेप केस और अबॉर्शन के केसेस पूरी दुनिया में प्रतिशत में सबसे ज्यादा। 14-14 साल की बच्चियां, स्कूलों के बाहर अबॉर्शन सेंटर खुले हुए हैं, इसको विकास कहते हो? ऐसा अमेरिका के जैसा बनाना चाहते हो? बताओ भाई। लेकिन नेता लोग आपको बताएंगे नहीं ना कि रियल सच्चाई क्या है। पूरी दुनिया में आज केवल 2 देश हैं जो अपनी जीडीपी के 3 गुना और 4 गुना से ज्यादा बोझ में लदे हुए हैं कर्जे के, और वो है जापान और अमेरिका, जो कभी भी ढह सकते हैं। और भारत एकमात्र देश हुआ करता था जो अपनी जीडीपी का 50%, 60%, 10%, 20% कर्जे में हुआ करता था। बल्कि अंग्रेज जब आए थे उस वक्त तो पूरी दुनिया के व्यापार का 48% अकेला भारत करता था, और पूरी दुनिया की निर्यात का और पूरी दुनिया की जीडीपी का 24 से 26% अकेला भारत होता था। 24 से 26% अकेला भारत होता था, और 1-2% ऊपर नीचे चाइना के साथ लड़ाई बजती थी। यानी वो 26 है तो अपना 24, अपना 26 है तो उनका 24, यानी पहले कभी चाइना पहले आ गया, कभी इंडिया पहले आ गया। यानी कि पूरी दुनिया में जीडीपी के मामले में 50% पे कब्जा एशिया का था, एशिया के 2 देशों का, एक चाइना और एक भारत, और बाकी पूरी दुनिया एक तरफ हुआ करती थी। और कोई कर्जा नहीं था, हर घर में सोना और चांदी था, और हर घर में प्रचुर मात्रा में सब कुछ था। इसलिए नंगे पैर नहीं रहते थे कि उनके पास चप्पल नहीं थी, बल्कि वो इसलिए रहते थे कि पुरखों को पता था कि परमात्मा से जुड़ने का माध्यम धरती माता है। इसीलिए पक्के मकान नहीं बनाते थे, कच्चा इसलिए रखते थे कि मिट्टी से जुड़ने का, धरती से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र साधन मिट्टी है, कच्चा है। उस अंडरग्राउंड पानी को रिचार्ज करने का रास्ता कच्चा रखना है। वो इसीलिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया था कि वो तरक्की नहीं करते थे, वो मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते थे कि मशीनों के अंदर से आ रही आवाज ध्यान केंद्रित करने में, परमात्मा से जुड़ने में, उस कनेक्शन को बनने में बाधा है, चुभता है, अंदर दर्द होता है जब कोई कनेक्ट होना चाहता है और अंदर से आवाज आ रही होती है या रोशनी आ रही होती है। बिजली प्रॉब्लम नहीं थी कि बिजली बनाई नहीं थी, उनको पता था कि ये रोशनी सीधा पीनियल ग्लैंड को खराब करती है, इसीलिए दिए की रोशनी को भी मध्यम करके चलाते थे। कंजूस नहीं थे, समझदार थे, ज्ञानी लोग थे, साइंटिफिक लोग थे। उनकी मजबूरी को उन्होंने विकास के नाम पर हमारे ऊपर थोपा है। और सीधा सीधा बताओगे तो लोग बाग पागल सोचेंगे। इसीलिए बातों को, इतना सारी बातें आनी चाहिए हमको कि जिधर जो आदमी जिस मेंटल लेवल का हो समझा दो। आध्यात्मिक आदमी को समझ आएगा, यहां बैठकर ध्यान केंद्रित करके देखो, ये पंखे की आवाज पागलों की तरह सिर में चुभती है, कदमों की आवाज भी चुभती है आसपास से कोई पास से गुजर रहा होता है तो। और ये बाहर का डीजे क्या कर रहा होता है, सुबह की अजान क्या कर रही होती है, मंदिर का घंटा क्या कर रहा होता है, वो सब डिस्टर्ब करने के लिए है।
कहीं आप सोचते हो ये आपके धर्म की पूजा के लिए है, नहीं, वो सब आपको डिस्टरबेंस के लिए है। सुबह उठते ही आपकी मशीन चालू हो जाएगी, मोटर, मोबाइल की वाइब्रेशन, जो आदमी कनेक्टेड होता है, ऐसे 50 मीटर से मोबाइल की वाइब्रेशन यहां बजती है, वाइब्रेशन, इतना सेंसिटिव होता है आदमी। तो आदमी को मालूम नहीं होता है, उसको पता नहीं था कि हमारे पुरखों को गाय के ऊपर 24 घंटे हाथ फेरना उन्होंने अपना शौक बना रखा था। नहीं, उनको मालूम था कि उसके ऊपर हाथ फेरने से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो जा रही है, जो वो फील कर रहा है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, जो कुदरत से जुड़ने का कनेक्शन हो रहा है, इसीलिए वो उसकी सेवा पे रखते थे, गौ माता की सेवा पे। इसलिए हर गाय में, हर घर के अंदर गाय कंपलसरी रूप पे रहती थी। ये नहीं था कि वो लोग गाय को पालते थे तो उसका दूध पीने के लिए पालते थे। अरे भैया, गाय दूध नहीं देती थी तो वो वहीं पर उसी घर में दम तोड़ती थी और सारा परिवार बैठ करके उसको अपने हाथों से मिट्टी को सुपुर्द करता था। हमने देखा है ये। दूध लालच नहीं था, गौमूत्र और वो सब लालच नहीं था उनका था ये रहे बस इतना ही बहुत है, इसकी प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत दैवी है। लेकिन वो नहीं समझा हम लोगों ने, वो अगली पीढ़ी को उस लेवल पर नहीं समझा पाए, बता नहीं पाए। उन्होंने रीति रिवाजों में तो कर दिया, जैसे आप इन जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे घरों में रिवाज है कि हफ्ते में एक दिन सब्जी बनेगी, वो विष्णु भाई बता रहे थे, वो रिवाज बना दिया उन्होंने कि और कुछ नहीं तो ससुरे एक दिन खाएंगे तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, धक्के से, मजबूरी से। और हम लोग मजबूरी में स्वस्थ रहते थे क्योंकि घर वालों को खाना खिलाना आता था, इसीलिए हमको वैक्सीन देनी पड़ी, जो छोटे बच्चों को वैक्सीन देनी पड़ी कि ये लोग बीमारी नहीं होते हैं यार, इनको बीमार रखने का जुगाड़ ढूंढो, इनको पहले परमात्मा से तोड़ो, तो शोर लेके आओ इनके आसपास, मोटर ले आओ, कभी बिजली की मोटर चल रही है, कभी पंखे की मोटर चल रही है, कभी एसी की चल रही है, कभी कूलर की चल रही है, कभी पानी की चल रही है, कभी तुम्हारी किसी चीज, तुम्हारे घर में शोर होना ही रहना चाहिए परमानेंट, शांति से तुमको रहना ही नहीं है। ये प्लान किया उन्होंने। हमारे बड़े बुजुर्ग तो घर की दीवार के अंदर फिटिंग भी करते थे, तो जैसे ये कर रखी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक नहीं लाते थे, लकड़ी की फट्टी के ऊपर फिटिंग करते थे कि जमीन इसके साथ, दीवार के साथ टच नहीं होना चाहिए, उसका थोड़ा सा भी असर नहीं होना। और घर के अंदर तो स्विच भी नहीं रखते थे, एक दो जरूरत का सामान था तो वहीं रखते थे, स्विच भी नहीं रखते थे, परमानेंट कनेक्शन नहीं होता था। इतने स्मार्ट लोग थे वो उस टाइम पे, देख लिया था कि ये बिजली सत्यानाश करेगी। इसलिए नहीं कि विकास के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि उनको मालूम था कि अरे ये चीजें बनानी आती हैं हम लोगों को। अब आप एक बात बताओ, हल्दी केवल भारत में होती है और अमेरिका ने पेटेंट करा रखा है एंटीसेप्टिक के नाम पे। इसका मतलब हमारे पुरखों के पास सारा नॉलेज था जो इन लोगों ने पेटेंट करा के रखा हुआ है, और वो जो बीच का गायब है वो नॉलेज गायब है। वो जो बीच का गायब है, मैं बता रहा था 5000 साल से लेके अब तक का जो बीच का गायब है ना, वो गायब है कॉलेजों का, स्कूलों का, टीचर्स का, रिसर्च का, नोट्स का, परमात्मा का, आध्यात्म का, गाय का, खेत का, किसान का। ये तो हम लोग बचे हुए इसलिए क्योंकि हमारे पुरखे व्यवस्था इतनी जबरदस्त बना के गए हुए हैं कि आज भी अगर थाने वाला आके डांटने लग जाए तो गांव वाले फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ना भाई कुछ नहीं कहेगा। सामाजिक व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि वो अभी तक चल गई, उनके 300 साल राज करने के बाद भी हम टिके हुए हैं। ये देखो कितना कमाल की बात है। फिर कोई ना कोई पनप जाता है फिर से उसको बताने के लिए, फिर कोई ना कोई चालू हो जाता है। ये इस जमीन का, ये इस धरती माता का ये है, क्योंकि ये सिर्फ ये जमीन है परमात्मा से। पोर्टल्स बने हैं पूरी दुनिया में अलग अलग। क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत पर स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। अरे कैलाश पर्वत पर स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं है, कैलाश पर्वत पर वो जगह है, एनर्जी की इतना बूम है कि उस हायर फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन, तो उस अल्टीमेट डायमेंशन से कनेक्ट होने का सीधा रास्ता है। और वो हर उस जगह पर है जहां पर बैन लगा हुआ है, जहां म्यूजियम बने हुए हैं, जहां इन्होंने पार्कों में एंट्री बैन करी हुई है, जहां इनके अपने इनके संसद भवन है, जहां इनकी अपनी जो जगह है, जहां पर हमारा आम नागरिक जहां बैन है, वहां एनर्जी के पोर्टल्स हैं। वो वहां बैठ जाओगे तो वैसे ही कुदरती के साथ कनेक्ट हो जाओगे, उस जो परमात्मा से जुड़ने वाला जो प्रोसेस होता है। और ये उनको पता है, इसलिए हर उस जगह को खराब कर रहे हैं। पहले उस जगह को उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को दे दिया, या किसी और काम के लिए दे दिया, या ग्रीन बेल्ट के रूप में दे दिया। अब वो उस जगह पर अपनी मर्जी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। अभी आपको कितना मालूम है, कुछ मत करो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। घर में उठा करके रेडियो उठाओ आज से 50 साल पहले की, टेलीविजन उठाओ पुराने वाला, नया मोबाइल को
स्ट्रक्चर तोड़ दो, पीछे से डब्बा खोल के देखो, कोई पुराना खड़ा हो, खराब पड़ा हो, या अपने घर का टीवी कंप्यूटर खोलो और सामने रखो तीनों को, रेडियो हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सब के सब का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। और फिर उसके बाद अपने किसी महानगर या अपने शहर बोकारो या अपनी रांची का स्ट्रक्चर देखो, आप देखोगे रांची का स्ट्रक्चर आपके मोबाइल के जो वहां जो वो बने हुए ना कनेक्शंस, और वहां जो अंदर क्या बोलेंगे उनको, सर्किट, अंदर का जो सर्किट है बिल्कुल डिट्टो सर्किट जैसा रांची है, बिल्कुल डिट्टो जैसा चंडीगढ़ है, बिल्कुल उनके जैसा ही हर शहर है। शहर का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके इसके जैसा है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली आपकी एनर्जी हार्वेस्टिंग टूल है। गांव आपको ऊर्जा देता है, शहर आपकी ऊर्जा चूसता है। कुदरत आपको ऊर्जा देती है, और ये जो मोबाइल है ये सारे के सारे आपको चूसते, ये हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सड़कों का स्ट्रक्चर आप मोबाइल खोलकर देखना कभी, या रेडियो खोलकर देखना, वहां पर जो सड़कें हैं वो ऐसे तारों की तरह शक्ल में दिखाई देंगे, और वहां जो भवन बने हैं 2-2 मंजिला, 4-4 मंजिला, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने रेजिस्टेंस और वो दूसरी चीजें लगा के रखी हुई है। आपके यहां पर जैसा स्ट्रक्चर बना होगा अंदर वैसा ही स्ट्रक्चर है। देखो जरा एक बारी कैलकुलेट करके, उत्तरे की ये तो खेल ही इतना मतलब पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें बता देंगे 3 दिन में, जहां से जितना समझ में आएगा उतना उतना लेके अपने अपने इंटरेस्ट का पार्ट उठा लो और रिसर्च चालू करो, और भाषा अपनी डेवलप करो। कॉपी नहीं करने का कि भाई जो इधर से बोला जा रहा है उसको कॉपी। इसलिए मैं जानबूझ के पूरी बात हर जगह बता ही नहीं रहा हूं, कहीं पे भी नहीं बता रहा हूं। आधी बात यहां चालू करी, आधी कोई और कर दी, आधी कोई और, ताकि आप खुद रिसर्च करो, ताकि आप खुद उस चीज को देखो, महसूस करो। ये पहले का आपने देखा होगा, हमारे जो मेरे दादाजी की उम्र की मैं बात बताता हूं, डेली शाम को और सुबह उठने के बाद आंख बंद करके बैठते होते थे 1 घंटा। हैं? बैठते थे कि नहीं बैठते थे? जब यहां पर मशीनें आई, जब यहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया, जब शोर आया, तब ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर पहाड़ों पर जाने लगे, क्योंकि उनको घर डिस्टर्ब करने लगा। क्योंकि उनको उनकी जैसे आदमी की नीयत खराब होती है, तो कुदरत से जुड़ा आदमी सामने वाले की नीयत को भी पकड़ लेता है, वो भी इरिटेशन करती है उसको लगता है यार क्या यार कैसे लोग हैं। समझे? अगर देखा जाए तो भारत के लोग जागरूक हो जाए और पूंजीपति लोग नेता की कोई बात ना माने, तो उन लोगों को गुस्सा आए तो हमें बड़े बड़े बम से भी तो उड़ा सकते हैं, और इन लोगों को जनसंख्या कम करना है तो ऐसा क्यों नहीं करते। देखो ये भी एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक एक पहलू है कि वो लोग हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकते। ये एनर्जी का खेल इतना है कि वो एनर्जी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हमारी मर्जी से केवल, तो हमें वो हमारी मर्जी से मार भी नहीं सकते, विरोध में नहीं मार सकते वो, क्योंकि उनका पूरा स्ट्रक्चर डूबेगा उससे। तो उनको हमारी सहमति लेनी पड़ेगी। वैक्सीन लेने के लिए भी हमारी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, और युद्ध करने के लिए भी, यानी वो ऐसा नहीं करेंगे कि लोग जागरूक हो गए हैं तो आपके ऊपर बम डाल के आपको मार देंगे। जब लोग जागरूक होने लगेंगे तो वो हमारे आपस में जातियों धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दंगे करवा के मरवाएंगे। जब उसके बाद भी कुछ लोग बच जाएंगे तो वो किसी दूसरे कंट्री के साथ युद्ध का नाटक करेंगे और अपने ही लोगों पर बम और मिसाइल दाग देंगे, ताकि लोग जो दूसरे बचे रहेंगे उनको मालूम यह रहे कि दूसरे देश ने मारा है। मारेंगे ही अपने ही लोगों को। हाँ, अपने ही लोगों को मारने का काम ये लोग कंटिन्यूअसली करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं। तो इसलिए ये खेल उनका हमारी अवेयरनेस बढ़ने से रुक जाएगा, ऐसे नहीं मार सकते ये। सही ज्ञान की रिसर्च कहां से करें, जबकि गूगल वगैरह तो उन्हीं का है, कॉन्स्पिरेसी का है। रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट के अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनमें जेएसएम के मुद्दों के बारे में डिटेल से। एक किताब है जैन मुनियों की लिखी हुई इल्यूमिनाती, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप मंगा सकते हैं, वो उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो ग्रुप में डाल देंगे, वो मिल जाएगा। ये पूरा षड्यंत्र उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ जैन मुनियों ने। और दूसरा है असली रिसर्च। तो देखो क्या होता है,
जब हम कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे तो एक एक सोर्स के बारे में पता लगता रहेगा। इन पहले सोर्स तक जाइए आप कि कौन कौन आदमी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो एक तो अपने खोजी पत्रकार हैं कपिल बजाज, उन्होंने शुरुआत से लेके अब तक पीएचएफआई के साथ जुड़े हुए सारे के सारे मुद्दों को खुल करके खूब बोला है और सबको जगाया है। तो उस मुद्दे पर आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनका ब्लॉग है कपिल बजाज का। फिर जो भी आदमी बोल रहा है उसके ऊपर रिसर्च चालू करोगे तो उसको अगले लिंक अपने आप मिलने चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और फिर जब किताब पढ़ोगे तो बस एक बात समझ के चलना कि गूगल पे, टीवी पे, रेडियो में, मोबाइल पे और जो फिल्मों में जो आ रहा है ये सारा का सारा टोटल प्रोपेगेंडा है। न्यूज चैनल्स प्योर प्रोपेगेंडा के लिए बनाए गए हैं, आपके लिए न्यूज देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। अपने आदेश पारित करने के लिए न्यूज चैनल है और ये मोबाइल आपकी सेवा के लिए, आपकी सर्विस के लिए, आपकी सुविधा के लिए नहीं है। ये आपको मॉनिटर करने के लिए है, आपका डेटा कलेक्ट करके उसके हिसाब से आपको क्या मैटर थोपना है उसके लिए बनाए गए हैं। तो ये बस ये समझ लो कि हमको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है, किस में नहीं फंसना है। जब न्यूज चैनल चल रहा हो तो खाली एक बात देखो कि ये वाली बातें अगर छोटा बच्चा सुन रहा है तो क्या असर हो रहा है, घर के बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं तो क्या असर हो रहा है। अखबार प्योर प्रोपेगेंडा, देयर इज नथिंग मोर देन द प्रोपेगेंडा, क्योंकि वहां हमारे काम की कोई चीज नहीं आती। उन्होंने अपनी जानकारी के लिए, अपने सर्वेलेंस के लिए इन सब चीजों को बनाया है। सीआईडी है, पुलिस है, आपके गांव के मास्टर जी हैं, आपके गांव का। अब आप बताओ ना, आपके गांव में मास्टर जी आपके गांव का नहीं है, दूसरे गांव से पढ़ाने आता है, ऐसा क्या? हमारे गांव में उनको कोई काबिल आदमी मिला नहीं, और जो काबिल आदमी मिला उसको वो बोल रहे हैं कि तुम गांव में पढ़ाने लायक नहीं हो, तुम दूसरे गांव में जाओ पढ़ाने के लिए। क्या मतलब, बेवकूफी नहीं है ये? हमारे गांव में काम करने के लिए उनको हमारे गांव में कोई काबिल आदमी नहीं मिला। इट्स ऑल गेम प्लान। और हमारा आदमी मतलब काम करने के लिए बाहर जा रहा है, ये अननेसेसरी का। अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल देखोगे ना, मान लो आपके बच्चे को पढ़ाई गांव में है और उसके रोजगार की गारंटी गांव में है और उसकी जरूरतें सारी गांव से पूरी हो रही हैं। अब मुझे बताओ कितने लोगों को गाड़ी चाहिए गांव में? एक भी आदमी को नहीं चाहिए यार। सामूहिक गाड़ी भी ले आओगे वो भी खाली खड़ी रहेगी। अगर इलाज गांव में अवेलेबल है, अस्पताल गांव में अवेलेबल है, डॉक्टर गांव में अवेलेबल है, अगर न्याय व्यवस्था गांव में अवेलेबल है, अगर अपना धर्म का उपासना अपने गांव के अंदर अवेलेबल है, खेती के सारे उपकरण और सारे औजार और सारा कुछ अपने गांव में उपलब्ध है, तो हमको जाना किस लिए है बोकारो? बताओ जरा भाई। आज जो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, इट्स ए टोटल वेस्टेज, ये एनर्जी हार्वेस्टिंग है आपकी। पूरा दिन कमाते रहते हो और बेफजूल की चीजों पे खर्चा कर रहे हो जिनका कोई तुक ही नहीं बनता है, जो कि पॉसिबल है। सारा ड्रेनेज रुकना पॉसिबल है। और कुछ ना करो, पहले ये जीएसएम वाले एक सोच के लोग इकट्ठे हो जाओ, यही आपस में देना शुरू कर दो आपस में, कि कंपनी को नहीं देंगे, तुम बना लो अपना। फिर ये लिमिट रखनी पड़ेगी, वरना हमारे जैसा उत्पाद बनाएगा जाटराम कोई, उसको तो बेचना ही नहीं आता, वो तो बोलेगा खरीदना तो खरीद, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदो। लाला जी जैसे हैं वो बेच जाएंगे सब जगह, हैं? मतलब वो फिर हमें लिमिट रखनी पड़ेगी ना कि एक आदमी को इतनी आवश्यकता है तो इतने परिवार तुम्हारे साथ कनेक्ट रहेंगे, दूसरा आदमी भी अगर यही काम कर रहा है तो कंपटीशन नहीं करना है। तुम्हारी जरूरत का सारा हो रहा है ना पूरा, तुम्हारा बड़ा परिवार है उसके हिसाब से तुमको ज्यादा मिल जाएगा, तुम्हारा कम है तो कम। ये हमें म्यूचुअल करना पड़ेगा ना, कि भी एक आधा बढ़िया सेल्समैन नहीं होता है लेकिन घर तो उसको भी चलाना है, ये व्यवस्था तो समाज करेगा ना। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? केंद्र सरकार से लाइसेंस लेकर अफीम पोस्ट की खेती करना वैध माना जाता है और बिना लाइसेंस खेती करना अवैध। ये तो बड़ा कमाल है ना। अभी यूपी में आदेश पारित हुआ, यूपी में मैंने भोगी का वो सुना वीडियो, उनका जो मुख्यमंत्री है वो सुना, वो कह रहा है हमने इतने अवैध कत्ल खाने बंद करवा दिए, लेकिन हरामी ने यह नहीं बताया कि वैध कत्ल खाने कितने चालू करे। मतलब अवैध कत्ल खाने, मैं पूछ रहा था, मैंने फेसबुक पे भी लिखा, मैं कहा अवैध कत्ल खाने में तो गायें कटती है, वैध कत्ल खाने में गायें बनाई जाती है क्या?
जो सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कत्लखाना है उसमें क्या करते हैं वो गाय का? ये समझ से बाहर की बात समझ में आई। फिर बोलते हैं अवैध शराब के ठेके, जो लाइसेंस नहीं था वैसे शराब के ठेके बंद करवा दी क्योंकि सरकार नशा विरोधी है। तो जो लाइसेंस वाले ठेके हैं वहां पर क्या अमृत बेचते हो? यह समझ से बाहर की बात है ना। इतने हरामी है ये लोग। कहते हैं नशा मुक्त हरियाणा, और उसी पेज के ऊपर देखो, मतलब लोगों की बुद्धि से खत्म कर रखी है। उसी पेज के ऊपर मुख्यमंत्री की रैली का जिक्र है, उसी के ऊपर बता रखा है कि नशा मुक्त के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लोगों से नशा ना करने की अपील की है, लोगों को सेहत के साथ खिलवाड़ ना करने की अपील की है। और वहीं नीचे कोने में नए ठेकों के लिए निविदा जारी कर रखी है, सूचना निविदा की कि नए ठेके खुल रहे, उसके लिए किसी ने फार्म भरना है तो नीचे कोने में वो पूरा एडवर्टाइजमेंट है उसी सरकार द्वारा। और कोई आदमी क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ये विरोधाभास कैसे है। तुम हमें नशा मुक्त करना चाहते हो या नशा युक्त रखना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। पाम ऑयल लेके आ रहा है उद्योगपति और सरसों के तेल में मिक्स कर रहा है और बोल रहा है कि 10% तो सरकार ने अलाउ किया है। अलाउ किया है मतलब इसमें मिक्स करना, आपके खाने के अंदर मिलावट करना अलाउ किया हुआ है। आपने 10% कर दिया तो 10% ही थोड़ी मिलाएगा बंदा। फिर छापा उसके वहां पड़ेगा जो उनको हफ्ता नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि नियम ऐसे बना दिए जाएंगे कि बेईमानी नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा, बेईमानी करोगे तो हर हफ्ता देना पड़ेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल हो जाएगी, नहीं तो बदनामी हो जाएगी, चारों तरफ से आपके ऊपर आक्रमण हो जाएंगे। यह खेल है लाइसेंस का। तो अगर समाज हमारे साथ खड़ा हो जाए, आपके साथ खड़ा हो जाए, गांव के साथ खड़ा हो जाए, क्या फिर भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता। मैं आपको यह बात बता रहा हूं, अगर जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहे और जैसे ही हमने ऐलान कर दिया, मतलब मैं कई बार सोचता हूं, कुछ साल पहले हमारे कुछ साथियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था असंध के अंदर, करनाल के अंदर। उन्होंने एजेंट्स को पैसे दे करके 12-13 अंधे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए थे। अंधे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिए और बना दिए, ऊपर से पैसा एक्स्ट्रा मांगा बस उन्होंने, और ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद हमको ड्राइविंग आएगी या ड्राइविंग लाइसेंस से कोई लेना देना नहीं होता? बताओ जरा कॉमन सेंस। अरे भैया, ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद गारंटी है कि आप कोई एक्सीडेंट नहीं करोगे? ड्राइविंग लाइसेंस वाले को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए? जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो कैलकुलेशन ये कहती है। जिसको आता ही नहीं था चलाना वो आदमी मार दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आता ही नहीं था। जिसके पास है वो मार दे तो फिर तो उसको बिल्कुल नहीं, फिर तो वहीं पे फांसी टांगना चाहिए। वो तो एक्सीडेंट हल्का सा भी टच कर दे तो फांसी होनी चाहिए सीधा। तेरे को आती थी ना, तेरे को तो लाइसेंस दिया हुआ है। अच्छा, ऊपर से दूसरी बात, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में लाइसेंस बनवा लिया बंदे ने, 15 साल के लिए लाइसेंस बन गया या 20 साल के लिए, 40 साल का होते ही फिर डिपार्टमेंट कहता है अब तुम भूल गए होंगे, दोबारा बनवाओ। अरे भाई, 20 साल की प्रैक्टिस से तो मेरी ड्राइविंग मजबूत हुई होगी कि मैं भूल गया होऊंगा? बताओ जरा। 20 साल गाड़ी चलाने के बाद मेरी प्रैक्टिस बेहतर हुई है कि कम हुई है? तो बेहतर हुई है तो भैया मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूं कि खराब? तो रिन्यू कराने का क्या मतलब है? चलो वो ये मानते होंगे कागज पुराना हो गया होगा, नया कागज दे देते हैं, तो फिर पैसे लेने का क्या मतलब है? दोबारा से। हाँ
उसका पैसा हम क्यों दे? तुमको हमारी चिंता है तो तुम हमारा टेस्ट करवाओ ना। अगर मैं लिख के दे रहा हूं कि मेरी आंख में कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई मैं लिख के दे रहा हूं ना। अभी वो पिछला कोरोना में आप लोगों का मेंटल टेस्ट किया ना उन्होंने, वो कह रहे हैं कि टेस्ट करवाओ। बोला टेस्ट क्यों करवाऊं, मैं तो ठीक ठाक हूं। कहते ना तू ठीक ठाक हो सकता है, तेरे को बीमारी हो सकती है पक्का। अरे बीमारी मेरे को दिख तो नहीं रही, अरे एसिम्प्टोमेटिक है भैया, सिम्टम नहीं है उसके बीमारी के। बोला यार फिर कैसे पता चलेगा? बोला टेस्ट करवाओ। अच्छा टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्या 100% कन्फर्म है कि असली ही रिजल्ट आएगा? वो बोले ना, साइकिल का फर्क है, नेगेटिव भी आ जाता है पॉजिटिव भी आ जाता है। हैं? जिसको नहीं है उसका पॉजिटिव भी आ जाएगा और जिसको है उसका नेगेटिव भी आ सकता है। तो फिर क्या कंफर्म करें? चलो मान लेते हैं हमको हो ही गया है, हम मास्क लगा लेंगे यार, क्या दिक्कत है? बोला ना, मास्क से नहीं रुकता है। तो फिर किससे रुकता है? तुमको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो वैक्सीन से रुक जाएगा? कहते ना रुक नहीं सकता। तो फिर क्या फायदा है? कहते नहीं लगवाओगे तो मरोगे, वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो। मैं ठीक है, नहीं लगवाएंगे तो पक्का मरेंगे, लगवाने के बाद कहते लगाने के बाद भी मर सकते हो। फिर लगवाने के बाद भी मर सकते हैं और बिना लगवाए भी मर सकते हैं, तो फर्क क्या है? कहते हैं जो बिना लगवाए मरोगे ना वो इतने अच्छे से नहीं मरेंगे, बिना लगवाए वाले जो मतलब ज्यादा बुरी तरह से मरेंगे, और जो लगवा रखा है वो थोड़ा ठीक से मरेंगे। मतलब वो ठीक से में बुरे में मतलब क्या होता है? उसका आराम आराम से जी निकलेगा, उसका तो एकदम निकलेगा। कैसे मतलब क्या फर्क है? बोला नहीं नहीं, तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, तुमको असिम्प्टोमेटिक है, तुमको बीमारी नहीं है, तुमको कोई सिम्टम नहीं आएगा, तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे, ये कन्फर्म है। लेकिन तुम कैरियर बन सकते हो, तुम छोटे बच्चों को बीमार कर सकते हो, इसलिए तुमको करवाना पड़ेगा, वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी। और वैक्सीन रोक देगी क्या इसके फैलाव को? बोला ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा कॉमन सेंस का झंड किया इन लोगों ने, ऐसा बेवकूफ बनाया और लोगों ने मान भी लिया जो उन्होंने कहा, सब कुछ मानते चले गए। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं। एक्सपर्ट कौन है? जो WHO से पढ़ के आए हैं। WHO को पैसा कौन दे रहा है? जो फार्मा कंपनी वाले हैं, उनका सिलेबस ही तैयार वो कर रहे हैं। देवता को खुश करने के लिए गांव में बलि प्रथा अभी भी जोरों से हो रही है, इसके बाहर कैसे निकलें? देखिए, आप किसी प्रथा को शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रथा से बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसके ओरिजिन में आपको जाना पड़ेगा कि वो वहां शुरू क्यों हुई थी। हमारे पुरखे इतने मूर्ख नहीं थे कि किसी जानवर को बिना मतलब में बलि देके काट दें, ये तो कन्फर्म है। कोई ना कोई रीजन रहा होगा, और उसमें रीजन मतलब मैं इसमें यह मान के चलता हूं कि समाज को बचाने का ही कोई रीजन रहा होगा जब कभी ये शुरू हुई होगी। तो आपके गांव में क्यों शुरू हुई, ये पहले आप सर्च कीजिए कि ओरिजिन कहां से था, रीजन क्या था। हो सकता है कि उन दिनों वहां पर अकाल पड़ा हो, और वहां पर अकाल पड़ने की वजह से उन दिनों में अकाल पड़ता हो और फसल ना होती हो, तो हम भूखे मर जाएंगे, इसलिए देवता को खुश करने के नाम पर ही बलि दे दो और बाद में उसको पका के खा लो, ऐसा करके प्रसाद के रूप में, कि जिंदा तो रहें कम से कम, चलो हफ्ता 10 दिन के बाद एक बार भोजन मिल जाए। इतनी तपस्या के बाद, मुझे नहीं पता, मतलब आई डोंट नो द रियलिटी, रिसर्च करने के बाद तो मैं बता सकता हूं कि आपके गांव में क्यों शुरू हुआ होगा। अदरवाइज कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई बीमारी ऐसी आई हो जो कि उससे ठीक होती हो इतने दिनों के बाद, अगर हम लोग वो करें, वहां कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया या ऐसा कुछ होता हो, ऐसा एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा होता हो, मतलब मैं कुछ क्लैरिटी से नहीं कह सकता। या ये अंधविश्वास, अंधविश्वास तो ये बनता है जब हम बिना सोचे समझे, बिना कोई साइंटिफिक उसका जाने फॉलो करते रहते हैं, वो अंधविश्वास है। अब वो विष्णु भाई ने जो बोला था कि एक हफ्ते में हम लोग इस चीज की सब्जी बनाते ही थे, वो अंधविश्वास है, लेकिन वो फायदे का है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर अगर पता हो तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा, फिर तो उसको कंटिन्यू रखो। तो अंधविश्वास को कंफर्म करो कि ये क्यों है, और अगर इसके पीछे अगर ऐसा कोई कारण आपको नजर आता है जो वैलिड नहीं है, तो हम गांव वालों को समझा देंगे, क्योंकि समझ ही समाधान है, सिंपल सा फंडा है। आपको समझ आ जाएगा तो आप कोई भी चीज बंद करा सकते हैं, कोई भी चीज शुरू करा सकते हैं। समझ नहीं आएगा, ना आप बंद करा सकते ना आप शुरू करा सकते, ये तय है। तो आप सारे लोग जो रह गए हैं, क्या रह गया, अभी कोई सवाल रह गया क्या?
चलते चला पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या सीन है। आरटीआई सूचना के अधिकार की जानकारी कैसे प्राप्त करें और किस विभाग से? ये तो आपको अपने आरटीआई का अधिकारी पता करो ना, कौन है आपका जिले का अधिकारी। हाँ जी सरकार, क्या चाहिए? चॉकलेट? चॉकलेट तो नहीं लाते, मैं तो खाता नहीं, कॉकरोच होता उसके अंदर तो हैं। क्या बोलो यहाँ बोलना? अरे समाज का काम करेंगे, बोलो आगे जाके। नहीं, अगले ये पापा कह रहे हैं कि बोलो समाज का काम करेंगे, ये कह रहे हैं चॉकलेट चाहिए। देखो पहले चॉकलेट तो उसके बाद काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ना। क्या नाम है आपका? यथार्थ। यथार्थ। देखो यथार्थ बोल रहा है अपना जो बात है। तो एक बड़े किसान बोलते हैं कि सरकार कहती है कि 70% ऑर्गेनिक और 30% फर्टिलाइजर केमिकल हो तो ऑर्गेनिक की श्रेणी में आएगा, और अपने आप को बड़ा किसान और जागरूक इंसान मानते हैं, जागरूक किसान मानते हैं, और बीज लाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से और कहते हैं कि मैंने देसी बीज बचा कर रखा है। अगर बीज केंद्र से लेकर के आते हैं तो फिर तो वो तो ना तो बीज बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ना जमीन और ना किसान उनका, तो वो तो क्या जागरूक किसान। मतलब देखो कई बार आदमी को वहम होता है, जैसे हम लोगों को वहम है कि हम क्रांतिकारी हैं है कि नहीं? तो ऐसे होता है बहुत से लोगों को, लेकिन असल तो पता तभी चलता है जब वो मर जाते हैं। मतलब अभी तो क्या है कि मैं अपनी बात काउंटर करने के लिए बैठा हूं, तो किसी को कहने नहीं दूंगा, जो भी कहोगे कोई ना कोई रीजन ले आऊंगा, पर जहां पर सबकी सहमति बनेगी असल तो वही बात होगी, और वो आदमी के जाने के बाद ही पता चलता है। बाकी फिलहाल अगर देसी बीज हैं, देसी बीज आपके रसायन वाली जमीन पर मतलब पनप रह ही नहीं पाएंगे वो अल्टीमेटली ना। जैसे बिल्कुल प्योर बच्चा हो और जिम मारना चालू कर दे और उसे स्टेरॉयड खिला दोगे, जैसे ही स्टेरॉयड खिलाना बंद करोगे, इट इज लाइक रसायन जो है वो नशे की तरह है कि नशा जब तक कर रहे हो तब तक शरीर में जान फील होगी, नशा बंद करते ही फिर वैसे ही चूसे हुए आम की तरह हो जाओगे, तो जमीन वैसे ही खोखली हो जाएगी। तो असल में रसायन डालना ही किस लिए है? मतलब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रसायन में ऐसा क्या है जो हमारे पास प्राकृतिक तरीके से मौजूद कोई केमिकल मतलब ना हो। जो भाई आपने अल्कलाइन करना है, एसिडिक करना है, फास्फोरस देना है, सल्फर देना है, नाइट्रोजन देना है, वो कार्बन देना है, क्या देना है पहले पता कर लो। वो हमारे पास अवेलेबल ना हो तो रासायनिक तरीके से देने की जरूरत है। पर आजकल तो सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं जो कम हो रहे हैं जमीन के, वो जैविक तरीके से देना संभव है। वो कल्चर तैयार किया जा सकता है अपने घर के पास ही, अपने घर में ही, और बल्कि आने वाले टाइम में जेएसएम से जुड़े हुए साथी जो इस मुहिम में जुड़ेंगे, जिनको इंटरेस्ट खेती में रहेगा, हम उनको वो कल्चर फ्री में प्रोवाइड किया करेंगे कि तुम्हारा डीएपी का, फास्फोरस का, इनका कल्चर है, बनाओ, बनाते जाओ और बांटते चले जाओ। भाई इतने डीएपी की जगह ये डाल लो, इतना डाल लो, क्या दिक्कत है? और वो तो घर पे ही बनना है, पुराने गुड़ से बनना है, खराब गुड़ से बनना है, मूत्र से, गौमूत्र से बनना है। हाँ भाई ये दिक्कत है कि गौमूत्र कहाँ से लाएंगे, कि भाई गायें पालनी पड़ेगी, गायें पालनी है तो फिर भाई जंगल भी होना चाहिए, तो जंगल बना लो, तो जंगल के लिए गांव समझाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली गांव पे जाना ही पड़ेगा। और जैसे ही वहां जाएंगे चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। ये सारे धागे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम बातों को अच्छे से समझें, समझ के बाद ही समाधान है। और इस समझ के इस प्रोसेस को कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है, आज का सेशन इतना ही। आप सब लोग इतने लंबे समय तक बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।